जिस घर में मैं मालिक था, वही मेरी रोटी गिनी जाने लगी। मेरा नाम प्रोफेसर अनिरुद्ध चटर्जी है। उम्र 70 वर्ष। लगभग 35 वर्षों तक मैंने कोलकाता के एक सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज में अर्थशास्त्र पढ़ाया था। मेरे विद्यार्थी अक्सर कहा करते थे कि मैं कठिन से कठिन आर्थिक सिद्धांत को भी घरेलू उदाहरणों से समझा देता था। महंगाई क्या होती है, यह समझाने के लिए मैं रसोई का बजट बजाता था। ब्याज कैसे बढ़ता है, यह समझाने के लिए छोटी बचत का उदाहरण देता था। और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा समझाते हुए हमेशा एक बात कहता था, जो व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था की योजना स्वयं नहीं बनाता, वह एक दिन दूसरों की दया पर निर्भर हो जाता है। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि यही वाक्य एक दिन मेरे अपने जीवन के सामने खड़ा होकर मेरा मजाक उड़ाएगा। दक्षिण कोलकाता की एक पुरानी गली में मेरा 2 मंजिला घर था। आज उस इलाकों की जमीन की कीमत सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब मैंने वो मकान खरीदा था तब वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी। सड़कें संकरी थी, आसपास पुराने पेड़ थे और शाम को ट्राकी घाटियों की आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी। मेरी पत्नी माथी को उस घर से बहुत प्रेम था। हम दोनों ने मिलकर उसकी हर दीवार को घर बनाया था। ऊपर की बालकनी में उसने तुलसी का पौधा लगाया था। रसोई की खिड़की के पास वो हर सर्दी में गेंदे के फूल रखती थी। बैठक के कोने में आज भी उसकी पसंद की लकड़ी की अलमारी रखी थी और मेरे अध्ययन कक्ष में किताबों की 5 बड़ी अलमारियाँ थी, जिनमें अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य और दर्शन की सैकड़ों पुस्तकें रखी थी। माधवी के गुजरने के बाद वही घर मुझे बहुत बड़ा लगने लगा था। सीढ़ियों पर उसके कदमों की आवाज़ नहीं आती थी। सुबह की चाय के साथ उसकी शिकायतें नहीं सुनाई देती थी। रात के खाने के बाद वह रेडियो चालू नहीं करती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि घर की दीवारें भी उसकी प्रतीक्षा करती है। मेरे बेटे सायन ने ही कहा था कि मुझे अकेला नहीं रहना चाहिए। वो अपनी पत्नी रिया और 9 वर्ष की बेटी मिली के साथ किराए के फ्लैट में रहता था। उसका कार्यालय साल्ट लेक के सेक्टर 5 में था। नौकरी ठीक थी, लेकिन खर्च बहुत थे। एक शाम वह मेरे पास आया और बोला, पापा, आप इस बड़े घर में अकेले क्यों रहेंगे? हम सब यहाँ आ जाते हैं, आपको सहारा मिलेगा और मिली भी आपके साथ रहेगी। रिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा था, बाबा, अब हम आपको अकेला नहीं रहने देंगे। यह भी कोई उम्र है सब काम खुद करने की। उस समय मुझे लगा था कि शायद भगवान ने मेरे खाली घर को फिर से परिवार की आवाज़ों से भरने का रास्ता खोल दिया है। मैंने बिना देर किए हाँ कह दी। कुछ ही दिनों में घर बदल गया। ऊपर वाले कमरे में सायन और रिया रहने लगे। एक छोटा कमरा मिली के लिए सजाया गया। रसोई में नए डिब्बे आ गए। बैठक में बड़ा टेलीविजन लग गया। मिली की किताबें, रंगीन पेंसिल और स्कूल बैग पूरे घर में दिखाई देने लगे। उसकी हंसी से घर सचमुच जीवित लगने लगा था। मिली हर शाम अपना होमवर्क लेकर मेरे अध्ययन कक्ष में आ जाती। दादू, यह गणित समझा दो। दादू, पृथ्वी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? दादू, आप इतने सारे बच्चों को पढ़ाते थे, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता था? उसके सवालों में मासूमियत थी। मैं उसे पढ़ाता और वो बीच बीच में मेरी पुरानी किताबों पर धूल से उंगली थुमाकर अजीब आकृतियां बनाती रहती। उन दिनों मुझे लगता था कि मेरा फैसला सही था। मेरा घर फिर घर बन गया था। शुरुआत में रिया भी मेरा बहुत ध्यान रखती थी। सुबह चाय पूछती, दवाई समय पर देती, मेरे लिए कम मसाले वाली सब्जी बनाती। रविवार को कभी लुची, कभी खिचड़ी, कभी माछे झोल बनाती। मैंने भी तय किया कि घर के खर्च में पूरा सहयोग दूंगा। मेरी मासिक पेंशन बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मेरी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त थी। मैंने उसका एक बड़ा हिस्सा हर महीने घर के संयुक्त खर्च में देना शुरू कर दिया। सायन ने कई बार कहा, बाबा रहने दीजिए, आप अपनी पेंशन बचाइए, लेकिन मैंने हंसकर उत्तर दिया, घर में 4 लोग रह रह और 5वां व्यक्ति वर्ग खर्च ना दे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा, ना बिजली का, ना राशन का, ना स्कूल फीस का। मुझे लगता था परिवार में विश्वास होना चाहिए, लोखा जोखा नहीं। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। सायन ने एक नई कार ऋण पर ले ली। उसने कहा कि कार्यालय में उसकी स्थिति के अनुसार कार जरूरी थी। रिया ने मिली का दाखिला एक महंगे निजी स्कूल में करा दिया। घर में नया फ्रिज आया, फिर नया सोफा, फिर एक बड़ी स्क्रीन वाला टेलीविज़न। मैंने कभी सवाल नहीं किया। मुझे लगा युवा लोग हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, लेकिन घर के खर्च बढ़ते गए।
और रिया के व्यवहार बदलने लगा। बदलाव इतना धीमा था कि शुरुआत में मैंने उसे पहचाना ही नहीं। पहले वह चाय देते हुए पूछती थी, बाबा चीनी कम रखूं? अब वह कहती, डॉक्टर ने आपको चीनी मना की है, चाय बिना चीनी की ही पीजिए, चीनी बहुत महंगी हो गई है। पहले वो मेरे लिए फल लाती थी, अब बाजार से लौट कर कहती, बाबा सेब 300 किलो हो गया है, हर दिन फल खाना जरूरी है क्या? एक दिन डॉक्टर फरहाना रहमान ने मुझे सुबह एक फल और रात में हल्का दूध लेने की सलाह दी। मैंने रिया से केवल इतना कहा, अगली बार बाजार जाओ तो 2-4 सेब ले आना। और राशन का थैला मेज पर रखते हुए बोली, बाबा डॉक्टर लोग बोल देते हैं, उन्हें क्या पता घर का खर्च कैसे चलता है, केला खा लीजिए, सेब में ऐसा क्या है? मैं चुप हो गया। मुझे केला पसंद था, विषय सेब का नहीं था, उसके स्वर का था। लेकिन मैंने स्वयं को समझा कि शायद वह थकी हुई है, शायद खर्च का दबाव है, शायद मैंने बात को जरूरत से अधिक महसूस कर लिया। कुछ दिनों बाद मेरी रक्तचाप की दवाई खत्म हो गई। मैंने उसे पर्ची देते हुए कहा, रिया यह दवा लेते आना, आज रात की आखिरी गोली बची है। उसने पर्ची देखी और तुरंत पूछा, ये वाली इतनी महंगी क्यों है? पहले वाली दवा तो कम कीमत की थी। मैंने कहा, डॉक्टर ने दवा बदल दी है। वो बोली, सरकारी अस्पताल से क्यों नहीं लेते, वहाँ सस्ती मिल जाएगी। मैंने समझाया, मेरे शरीर पर यह दवा ठीक बैठ रही है, डॉक्टर ने बिना सलाह बदले मना किया है। उसने गहरी सांस ली, ठीक है ले आऊंगी, लेकिन महीने में आपकी दवाइयों पर बहुत खर्च हो रहा है। वो वाक्य साधारण था, फिर भी वो मेरे भीतर कहीं अटक गया। मैं अपनी दवाई का खर्च स्वयं उठाने में सक्षम था। मैं अपनी पेंशन का अधिकांश हिस्सा घर में दे रहा था, घर मेरा था, फिर भी दवाई खरीदना मुझ पर किया गया उपकार जैसा सुनाई दे रहा था। उसी रात मैंने पुराने कागज निकाले और अपनी पेंशन का हिसाब देखा। मैंने पाया कि हर महीने पैसे आने के 2 दिन बाद भी मैं लगभग पूरी राशि रिया के बताए खाते में भेज देता था। अपने पास केवल थोड़े पैसे रखता था। मुझे उस समय भी क्रोध नहीं आया, बस हल्की सी शर्म महसूस हुई। अर्थशास्त्र पढ़ाने वाला व्यक्ति अपने ही घर में अपनी जरूरतों का बजट नहीं बना रहा था। लेकिन अगले दिन मिली डॉक्टर मेरे कमरे में आई और बोली, दादू स्कूल में ग्रेट पेरेंट्स डे है, आप चलोगे ना? उसके आंखों की खुशी देखकर मैंने सारी कड़वाहट भूलने की कोशिश की। मैंने कहा, बिल्कुल चलूंगा। वह मेरे गले लग गई। ऐसे ही छोटे क्षण मुझे रोक लेते थे। मैं सोचता, घर में कुछ कठिनाई है तो क्या हुआ, परिवार में सब कुछ हमेशा आदर्श नहीं होता। मुझे थोड़ा सहन कर लेना चाहिए। लेकिन सहनशीलता की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अक्सर उसे कमजोरी समझ लेते हैं। रिया ने धीरे धीरे मेरे भोजन पर भी टिप्पणी करनी शुरू कर दी। एक रात खाने की मेज पर दाल, सब्जी और रोटियां रखी थी। मैंने 2 रोटियां खाई और तीसरी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। रिया ने तुरंत कहा, बाबा रात में ज़्यादा रोटी मत खाइए, आपकी उम्र में पाचन खराब हो जाता है। मैंने हाथ रोक लिया। उसी समय सायन ने चौथी रोटी अपनी प्लेट में रख ली थी। रिया ने उसे कुछ नहीं कहा। मैं समझ गया कि चिंता मेरे पाचन की नहीं थी। अगले दिन उसने काम वाली के सामने कहा, घर में राशन कितना जल्दी खत्म हो जाता है, समझ ही नहीं आता। काम वाले ने मेरी ओर देखा और फिर नजर झुका ली। मुझे पहली बार अपने घर में भोजन करते हुए अपराध जैसा महसूस हुआ। मैंने खाना कम कर दिया, सुबह केवल चाय और 2 बिस्कुट, दोपहर में थोड़ा चावल, रात में 2 रोटियां। डॉक्टर ने जब जब मेरा वजन कम होते देखा तो पूछा, प्रोफेसर साहब भोजन ठीक से कर रहे हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, उम्र के साथ भूख कम हो जाती है। और मेरी आंखों को कुछ देर देखती रही, फिर बोली, भूख उम्र से कम होती है या माहौल से, ये आपको मुझसे बेहतर पता होगा। मैंने बात बदल दी। वापस घर आया तो रिया बिजली का बिल लेकर बैठी थी। उसने मुझे देखते ही कहा, बाबा आपके कमरे का एसी बहुत चल रहा है, बिल काफ़ी बढ़ गया है। जून की उमस थी। कोलकाता की गर्मी में मेरे लिए रात को सोना मुश्किल हो जाता था। फिर भी मैंने कहा, ठीक है कम चला दूंगा। सायन वहीं बैठा मोबाइल देख रहा था। उसने एक बार भी सिर उठाकर नहीं कहा कि उसके पिता को गर्मी में ऐसे चलाने का अधिकार है। रात को उसने मेरे कमरे में आकर धीमे स्वर में कहा, बाबा रिया की बातों का बुरा मत मानिए, घर के खर्च को लेकर वह थोड़ा तनाव में है। मैंने उसको देखा, क्या मैंने घर के खर्च में योगदान देना बंद कर दिया है? वह तुरंत बोला, नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है। क्या मेरी दवाई और भोजन का खर्च मेरी पेंशन से अधिक है? वह चुप रहा।
मैंने पूछा, फिर तुम्हारी पत्नी हर जरूरत को बोझ की तरह क्यों गिनती है? सायन ने दरवाजे की ओर देखा, मानो डर हो कि रिया सुन ना ले। फिर बोला, मैं उससे बात करूंगा। उसने वह वाक्य कई बार कहा था, लेकिन उसने कभी बात नहीं की, या शायद की भी होगी तो इतनी कमजोर आवाज में कि रिया तक पहुंची ही नहीं। मेरे लिए सबसे दर्दनाक बात रिया की कठोरता नहीं थी, सबसे दर्दनाक बात सायन की चुप्पी थी। जिस बेटे को मैंने बचपन में बुखार आने पर पूरी रात गोद में रखा था, वो अब मेरी दवाई पर उठे सवालों के सामने सिर झुकाए बैठा था। एक रविवार सुबह मैंने अपने अध्ययन कक्ष में सायन को बुलाया। मैंने कहा, घर के खर्च का एक साफ हिसाब बना लो। बिजली, राशन, गैस और बाकी खर्च जितना मेरा उचित हिस्सा है मैं दूंगा। वह असहज हो गया। बाबा, हिसाब की क्या जरूरत है? अपना है तो घर है, मैंने शांत स्वर में कहा। यही बात मैं भी सोचता था, लेकिन जब मेरी हर रोटी और दवाई का हिसाब हो रहा है तब मुझे भी जानना चाहिए कि मैं वास्तव में कितना खर्च करता हूँ। साई ने नजर झुका ली। उसी समय रिया कमरे में आ गई। शायद वह दरवाजे के बाहर सुन रही थी। उसने कहा, बाबा, आपको गलतफहमी हो रही है। हम केवल खर्च संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा, अच्छी बात है, फिर हिसाब बनाने में समस्या नहीं होनी चाहिए। उसका चेहरा तन गया। आपको लगता है मैं आपके पैसे खा रही हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। फिर भी उसने स्वयं यह प्रश्न पूछा। मैंने उत्तर दिया, मैंने केवल पारदर्शिता की बात की है। वह नाराज होकर चली गई। शाम को रसोई में बर्तनों की आवाज़ सामान्य से ज़्यादा तेज सुनाई दी। रात के खाने पर किसी ने मुझसे बात नहीं की। मैंने भी चुपचाप खाना खाया और अपने कमरे में आ गया। उस दिन से वातावरण और ठंडा हो गया। रिया अब सीधे ताने देने लगी। कभी कहती, कुछ लोग को समझ नहीं आता कि कमाने वाले पर कितना दबाव होता है। कभी सायंस से ऊंची आवाज में कहती, तुम्हारी पूरी तनख्वाह खर्च हो जाती है, घर में बचत कैसे होगी? कभी मिली के सामने बोलती, बेटा, पैसा पेट पर नहीं उगता, हर किसी को अपनी जरूरत समझनी चाहिए। मुझे मालूम था कि उसका हर वाक्य मेरी ओर फेंका गया पत्थर है, लेकिन मैंने सार्वजनिक बहस नहीं की। मिली अभी बच्ची थी। मैं नहीं चाहता था कि वो अपने माता पिता और दादू के बीच जहर महसूस करे। एक शाम मिली अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए परिवार का पेट बना रही थी। उसने मेरा चित्र सबसे ऊपर बनाया और नीचे लिखा, दादू हमारे घर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। रिया ने चित्र देखा और हंसते हुए कहा, हाँ, बहुत बुद्धिमान है, इसलिए घर के सारे खर्च हमें संभालने देते हैं। मिली को ताना समझ नहीं आया। वह हंस दी। मैं नहीं हंसा। उस रात बारिश बहुत तेज थी। बिजली लगभग 1 घंटे के लिए चले गई। इन्वर्टर केवल नीचे की कुछ लाइटों को चला रहा था। मैं अपने कमरे में बैठा माथी की पुरानी डायरी देख रहा था। डायरी के एक पन्ने पर उसकी लिखावट थी, अनिरुद्ध बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अपने लोगों की बातें उन्हें भीतर तक घायल कर देती है। मैं उस पंक्ति पर देर तक उंगली रखे बैठा रहा। कमरे में उमस बढ़ गई थी। मुझे पानी पीना था। मेरी बोतल खाली थी, इसलिए मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। रसोई के पास पहुंचते ही मुझे ऊपर वाले कमरे से रिया की तेज आवाज़ सुनाई दी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। मैं लौट सकता था, लेकिन उसी क्षण मैंने अपना नाम सुना। रिया कह रही थी, कब तक यह सब बच चलेगा? सायन, सायन की धीमी आवाज़ आई। क्या हुआ अब? क्या हुआ? तुम्हारे बाबा की दवाई, डॉक्टर, बिजली, अलग खाना, सब पैसा जा रहा है। सायन बोला, उनकी पेंशन भी तो घर में आती है। रिया ने तेज स्वर में कहा, कौन सी बड़ी पेंशन आती है? उससे क्या होता है? स्कूल की फीस देखी है, कार की किस्त देखी है, बाजार का खर्च देखा है। कुछ क्षण शांति रही। फिर उसने वह वाक्य कहा जिसने मेरे भीतर बची हुई हर गलतफहमी तोड़ दी। सच कहूँ तो इस उम्र में वह हमारे लिए बोझ ही है। मेरे हाथ में पकड़ी खाली बोतल कांप गई। मैंने दीवार का सहारा लिया। मुझे उम्मीद थी कि शायद तुरंत उसे रोक देगा, कहेगा कि यह घर उसके पिता का है, कहेगा कि उसके पिता बोझ नहीं है, कहेगा कि जिसने उसे पढ़ाया, नौकरी तक पहुंचाया और रहने के लिए घर दिया, उसके लिए ऐसी भाषा सहन नहीं की जाएगी। लेकिन सायन ने केवल इतना कहा, धीरे बोलो, बाबा सुन लेंगे। रिया की आवाज़ और कठोर हो गई। सुन ले तो सुन ले, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? सायन चुप रहा। रिया फिर बोली, हम उनके लिए इतना कर रहे हैं, आखिर हमें मिलेगा क्या? मेरी सांस अटक गई। कुछ सेकंड बाद उसने स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर दिया, ठीक है,
अभी खर्च उठाना पड़ रहा है, लेकिन आखिर में यह घर हमारा ही होगा। उनके बाद और कौन है? सायन ने धीमे स्वर में कहा। यह बात अभी क्यों कर रही हो? रिया बोली, क्योंकि तुम्हें समझना चाहिए, घर की कीमत करोड़ों में है, इसलिए मैं चुप हूँ, वरना कौन इतने खर्च उठाता। उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे घर की दीवारों पर मेरी मृत्यु की तारीख लिख दी हो। मैं जीवित था, मेरी सांस चल रही थी, मेरे पैर मुझे सहारा दे रहे थे, मेरी बुद्धि काम कर रही थी। फिर भी ऊपर कमरे में बैठे दो लोग मेरे जीवन को वर्तमान नहीं भविष्य की संपत्ति के बीच का इंतजार समझ रहे थे। मैंने सायन की आवाज़ सुनी, बस करो रिया। लेकिन उसमें क्रोध नहीं था, ना विरोध, केवल परेशानी थी कि वो बात ज्यादा स्पष्ट होकर बाहर आ गई थी। रिया बोली, तुम्हें सच सुनना पसंद नहीं है? बाबा के बाद घर बेचेंगे तो सारे ऋण उतर जाएंगे, मिली की पढ़ाई सुरक्षित हो जाएगी, हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। शायर ने कहा, यह सब बात की बातें हैं। रिया हंसी, हाँ बात की, लेकिन वो बात कभी ना कभी आएगा। मैं और नहीं सुन सका। पानी लिए बिना अपने कमरे में लौट आया, दरवाजा बंद किया, कुर्सी पर बैठा। सामने माधवी की तस्वीर थी। उसकी मुस्कुराहट वैसी ही थी जैसे हमारे रिया के शुरुआती दिनों में होती थी। मैंने तस्वीर से पूछा, क्या मैं सचमुच बोझ बन गया हूँ? कमरे में केवल बारिश की आवाज़ थी। कुछ देर बाद मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे रिया के शब्दों से अधिक सायन की चुप्पी ने तोड़ा था। मैंने अपना पूरा जीवन बेटे की सुरक्षा बनाने में लगा दिया था। उसकी कुल फीस समय पर भरी, कॉलेज के लिए बचत की, नौकरी मिलने तक खर्च उठाया, विवाह में अपनी क्षमता से अधिक खर्च किया। जब वह किराए के घर में परेशान था तो अपना घर उसके लिए खोल दिया। और आज वही बेटा मेरी रोटी गिने जाने पर चुप था, क्योंकि भविष्य में उसे घर मिलने की उम्मीद थी। मैंने उस रात किसी से सामना नहीं किया, ना दरवाजा पटक कर ऊपर गया, ना चिल्लाया, ना यह बताया कि मैंने सब सुन लिया है। मैंने अपने जीवन में विद्यार्थियों को कई बार समझाया था कि भावनाओं के सबसे ऊंचे ऋण क्षण में लिया गया निर्णय अक्सर सबसे महंगा होता है। इसलिए मैंने अपने आंसू पोंछे, अलमारी खोली, अंदर लोहे का एक पुराना बक्सा रखा था। मैंने उसकी चाबी निकाली। उसमें घर की मूल रजिस्ट्री, नगर निगम के कागज, कर की रसीदें, मेरी पेंशन फाइल और बैंक पासबुक रखे थे। मैंने एक एक दस्तावेज बाहर निकाला। रजिस्ट्री पर केवल मेरा नाम था, अनिरुद्ध चटर्जी। नसायन का, नरिया का, घर का स्वामी अभी भी मैं था। लेकिन मेरे व्यवहार ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि घर पर उनका अधिकार पहले ही स्थापित हो चुका है। मैंने मेज पर एक कागज रखा और अपनी मासिक आय लिखी। फिर अपने खर्च लिए, दवाई, डॉक्टर, भोजन, कपड़े, बिजली, छोटी आपातकालीन जरूरतें। मैंने पहली बार साफ देखा कि मेरी पेंशन मेरी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो सकती थी, यदि मैं लगभग पूरी राशि घर के नाम पर ना दे रहा होता। लेकिन समस्या केवल पेंशन की नहीं थी। मेरी उम्र बढ़ रही थी, आगे इलाज का खर्च बढ़ सकता था, मैं किसी दिन चलने में असमर्थ हो सकता था, मुझे देखभाल की जरूरत पड़ सकती थी। और जिन लोगों ने आज मेरी दवाई को बोझ कहा था, उनसे भविष्य में सम्मान की उम्मीद करना मूर्खता होती। मैंने रात के लगभग 2 बजे अपनी डायरी में 2 वाक्य लिखे। पहला, आज के बाद मैं अपनी दवाई के लिए किसी से अनुमति नहीं मांगूंगा। दूसरा, जिस घर को वे मेरी मृत्यु के बाद मिलने वाली संपत्ति समझते हैं, वही घर अब मेरे जीवित रहने का साधन बनेगा। उस समय मुझे यह नहीं मालूम था कि रास्ता क्या होगा। घर बेचना नहीं चाहता था, इलाका छोड़ना नहीं चाहता था, माधी की यादों से दूर नहीं जाना चाहता था। लेकिन मैं इतना समझ गया था कि संपत्ति का वास्तविक अर्थ दीवारों का मालिक होना नहीं है। संपत्ति का अर्थ सुरक्षा है, और यदि मेरी अपनी संपत्ति मुझे समाज से जीवित नहीं रख सकती, तो उसका मालिक होना भी व्यर्थ था। सुबह रिया ने हमेशा की तरह चाय रखी। उसने मेरी आंखों की सूजन देखी और पूछा, रात को नींद नहीं आई क्या? मैंने उसकी ओर देखा, वही चेहरा, वही स्वर, मानो उसने रात को मुझे बोझ ना कहा हो। मैंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं, कुछ पुराने हिसाब देख रहा था। उसने सहजता से पूछा, कौन से हिसाब? मैंने चाय का कप उठाया, अपने जीवन के। वह कुछ क्षण मुझे देखती रही, फिर रसोई में चले गई। नाश्ते के बाद मैंने अपनी सफ़ेद कमीज पहनी, पुराने चमड़े की फाइल में पेंशन कागज, घर के दस्तावेज और बैंक पासबुक रखी। मिली ने पूछा, दादू कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, बैंक जा रहा हूँ। रिया रसोई से बोली, पेंशन तो आ चुकी है,
बैंक में क्या काम है? मैं दरवाजे पर रुका, पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और वर्षों बाद मुझे अपने भीतर वही प्रोफेसर फिर से जीवित महसूस हुआ, जो किसी कठिन प्रश्न का उत्तर देने से पहले मुस्कुराता था। मैंने कहा, पैसा केवल खर्च करने के लिए नहीं होता रिया, कभी कभी वह इंसान को उसका सामान वापस दिलाने के लिए भी काम आता है। उसे मेरी बात समझ नहीं आई। साइन ने भी सिर उठाकर नहीं देखा। मैं फाइल लेकर घर से बाहर निकल गया। बारिश के बाद की सड़क गीली थी। ट्रम की पटरी पर धूप चमक चमक रही थी। मेरे कदम धीमे थे, लेकिन वर्षों बाद दिशा बिल्कुल स्पष्ट थी। मैं अभी नहीं जानता था कि बैग में मुझे कौन सा रास्ता मिलेगा, लेकिन इतना तय था, जिस दिन मेरे परिवार ने मेरी मृत्यु को अपनी आर्थिक योजना बना लिया था, उसी दिन मैंने अपने शेष जीवन की योजना स्वयं बनाने का निर्णय ले लिया था। जिस विरासत का वे इंतजार कर रहे थे, वे मेरी आमदनी बन गई। घर से निकलते समय मेरे हाथ में पुरानी चमड़े की फाइल थी। उस फाइल के किनारे खींच चुके थे। कॉलेज में नौकरी के वर्षों के दौरान मैंने उसमें छात्रों के परिणाम, विभागीय कागज और अपने व्याख्यानों के नोट रखे थे। उस दिन उसमें मेरी पेंशन, पासबुक, पहचान पत्र, घर की रजिस्ट्री, नगर निगम की कर रसीदें और कुछ पुराने बैंक दस्तावेज थे। पहले इन कागजों को देखकर मुझे संतोष होता था कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ सुरक्षित बनाया है। अब पहली बार मेरे मन में प्रश्न उठा, क्या मैंने यह सब केवल इसलिए बनाया था कि मेरे जीवित रहते लोग मेरा अपमान करें और मेरी मृत्यु के बाद आराम से इसका लाभ उठाए? मैं बैग की ओर पैदल चला। सड़क पर रात की बारिश का पानी अभी भी जमा था। चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे। बसें, टैक्सियाँ और रिक्शे अपने सामान्य आवाज़ों के साथ आगे बढ़ रहे थे। दुनिया वैसे ही चल रही थी, केवल मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। मैं लगभग 40 वर्षों से उसी बैंक शाखा का ग्राहक था। मेरी पहली तनख्वाह भी वही आई थी और अब पेंशन भी उसे खाते में जाती थी। जैसे ही मैं बैंक में दाखिल हुआ, प्रवेश द्वार पर बैठे सुरक्षा कर्मचारी ने मुझे पहचान लिया। नमस्कार प्रोफेसर साहब। मैंने सिर हिलाया। नमस्कार। भीतर सामान्य भीड़ थी। कोई पासबुक अपडेट करवा रहा था, कोई ऋण की जानकारी पूछ रहा था, कोई नकद जमा करने की पर्ची भर रहा था। मैं वरिष्ठ नागरिकों लिए रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक कर्मचारी मेरे पास आया। प्रोफेसर साहब, पेंशन से जुड़ा कोई काम है? मैंने कहा, पेंशन से भी जुड़ा है और घर से भी। वह मेरी बात पूरी तरह समझा नहीं। उसने पूछा, क्या आपको संपत्ति के बदले ऋण चाहिए? मैंने कुछ क्षण सोचा, शायद, लेकिन मुझे ऐसा ऋण नहीं चाहिए जिसकी मासिक किस्त मुझे चुकानी पड़े। उसने मेरी उम्र देखी, फिर फाइल की ओर देखा। आप शाखा प्रबंधक से मिल लीजिए, वे वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध विकल्प समझा देंगे। कुछ देर बाद मुझे वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अरिमन बसु के कमरे में बुलाया गया। अरिदम लगभग 52 वर्ष के व्यक्ति थे। सिर के किनारों पर बाल सफ़ेद हो चुके थे। उन्होंने चश्मा पहन रखा था और उनकी मेज पर फाइलें बहुत व्यवस्थित ढंग में से रखी थी। उन्होंने उठकर मेरा स्वागत किया। प्रोफेसर अनिरुद्ध चटर्जी की, कृपया बैठिए। कॉलेज में ऐसा तो पढ़ाते थे ना? मैं थोड़ा हैरान हुआ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरी बड़ी बहन आपकी छात्रा थी। घर पर आपका नाम कई बार सुना है। मैंने वर्षों बाद अपने पुराने पैसे के कारण मिला सम्मान महसूस किया, लेकिन मैं वहाँ पुरानी यादें ताज़ा करने नहीं आया था। मैंने फाइल मेज पर रख दी। बसु साहब, मैं एक बात स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। मैं 70 वर्ष का हूँ। मेरे नाम पर अपना घर है। मैं उसे बेचना नहीं चाहता, उसमें रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसी घर की कीमत का कुछ हिस्सा मेरी वृद्धावस्था के खर्च में मेरी सहायता करे। उन्होंने मेरी ओर ध्यान से देखा। क्या आप नियमित गृह ऋण चाहते हैं? नहीं, मासिक किस्त चुकाने के लिए मेरे पास पर्याप्त अतिरिक्त आय नहीं है। मेरी पेंशन है, लेकिन आगे इलाज और देखभाल का खर्च बढ़ सकता है। उन्होंने कुर्सी पर थोड़ा पीछे बैठते हुए कहा, आप शायद रिवर्स मॉर्गेज जैसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। यह शब्द मैंने पहले सुना था, किसी अखबार के आर्थिक पन्ने में, किसी सेमिनार में, शायद वर्षों पहले किसी व्याख्यान में उदाहरण में रूप में भी इसका उल्लेख किया होगा, लेकिन तब वह केवल एक आर्थिक अवधारणा थी। उस दिन वह मेरे जीवन का संभावित रास्ता बनकर सामने बैठी थी। मैंने पूछा, क्या यह भारत में वास्तव में उपलब्ध है? उन्होंने कहा, कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी योजनाएं उपलब्ध रहती हैं,
लेकिन नियम, पात्रता और भुगतान की संरचना संस्था के अनुसार अलग हो सकती है। पहले हमें आपकी संपत्ति, उम्र, स्वामित्व और बाकी शर्तें देखनी होगी। मैंने धीरे से पूछा, इसमें क्या बैंक तुरंत घर का मालिक हो जाता है? उन्होंने तुरंत सिर लिया, नहीं, इसे ऐसे समझना गलत होता। आप संपत्ति के स्वामी और निवासी बने रहते हैं जब तक समझौते की शर्तों का पालन होता है। घर ऋण के लिए सुरक्षा बनता है। बैंक संपत्ति के मूल्य, आपकी उम्र, ब्याज और बाकी नियमों को ध्यान में रखकर भुगतान तय करता है। मैं उनकी बात ध्यान से सुनने लगा। उन्होंने एक खाली कागज लिया और सरल चित्र बनाया। एक तरफ घर, दूसरी तरफ मासिक भुगतान, बीच में बैंक। सामान्य गृह ऋण में बैंक आपको एक बड़ी राशि देता है और आप हर महीने मूलधन तथा ब्याज की किस्त चुकाते हैं। उन्हें दूसरी रेखा खींची। रिवर्स मॉर्गेज व्यवस्था उल्टी दिशा में काम कर सकती है। पात्र वरिष्ठ गृह स्वामी को एक मुश्त सीमा के भीतर मासिक, त्रैमासिक या तय संरचना के अनुसार भुगतान मिलता है। यह भुगतान वह समय के साथ जुड़ने वाला ब्याज संपत्ति के विरुद्ध बकाया ऋण का हिस्सा बनने चाहते हैं। मैंने पूछा और मेरे बाद उन्होंने उत्तर देने से पहले शब्द सावधानी से चुने। जब ऋण समझौते के अनुसार देय होता है तब कानूनी वारिसों को अवसर दिया जा सकता है कि ये बकाया राशि चुकाकर संपत्ति अपने पास रखें। यदि ये भुगतान नहीं करते तो ऋणदाता समझौते और लागू नियमों के अनुसार संपत्ति से अपना बकाया वसूल कर सकता है। मैंने कहा, अर्थात घर सीधे मुफ्त में बैंक का नहीं हो जाता? बिल्कुल नहीं, लेकिन वह बिना किसी देनदारी के खाली विरासत भी नहीं रहता। उस पर ऋण और ब्याज जुड़ा होता है। यही वह वाक्य था जिसने मेरे मन में पहली बार पूर्ण स्पष्टता पैदा की। रिया की योजना इस विश्वास पर खड़ी थी कि मेरे बाद करोड़ों का घर बिना किसी बाधा के उसके हाथ में आ जाएगा। लेकिन यदि उसी घर की कीमत मेरे जीवन, मेरी दवाई और मेरी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो जाती तो विरासत एक निश्चित पुरस्कार नहीं रहती, वह जिम्मेदारी बन जाती। मैंने पूछा, क्या मैं जीवन भर घर में रह सकता हूँ? उन्होंने कहा, योजना और समझौते की शर्तें ध्यान से देखनी होगी। संपत्ति आपका मुख्य निवास होना चाहिए। कर, रखरखाव और बीमा जैसी जिम्मेदारियां भी हो सकती है। यदि घर स्थायी रूप से खाली छोड़ दिया जाए, बेचा जाए या शर्तें तोड़ी जाए तो प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बिना कानूनी सलाह और पूरी समझ के यह निर्णय नहीं लेना चाहिए। उनकी बातों में मुझे कोई लालच नहीं सुनाई दिया। वे मुझे योजना बेचने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे मुझे जोखिम समझा रहे थे। मैंने कहा, मैं भावनात्मक निर्णय नहीं लेना चाहता। उन्होंने गंभीर होकर उत्तर दिया, और मैं भी यही सलाह दूंगा। कभी कभी परिवार के विवाद में लोग संपत्ति से जुड़ा कदम केवल किसी को चोट पहुंचाने के लिए उठाते हैं, बाद में स्वयं परेशानी में पड़ जाते हैं। मैं कुछ देर शांत रहा, फिर कहा, मैं किसी को चोट पहुंचाने नहीं आया। मैं केवल यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मेरी दवाई, भोजन और देखभाल किसी की इच्छा पर निर्भर न रहे। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। शायद उन्होंने मेरे वाक्य के पीछे की कहानी समझ ली थी, लेकिन उन्होंने निजी प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने केवल कहा, तब हमें पहले आपके दस्तावेज देखना चाहिए और मैं चाहूँगा कि अंतिम निर्णय से पहले आप किसी स्वतंत्र वकील से भी सलाह लें। मैंने फाइल खोली, रजिस्ट्री उनके सामने रखी। नगर निगम का रिकॉर्ड, कर भुगतान की रसीदें, मेरी उम्र का प्रमाण, पेंशन विवरण। उन्होंने एक एक कागज देखकर नोट बनाए। संपत्ति केवल आपके नाम पर है। हाँ, कोई पुराना ऋण नहीं, कोई कानूनी विवाद नहीं। क्या आपने कोई वसीयत बनाई है? मैंने कहा, कई वर्ष पहले बनाई थी। मेरी पत्नी के निधन के बाद उसे संशोधित नहीं किया। उन्होंने कहा, वसीयत और रिवर्स मॉर्गेज अलग बातें हैं, लेकिन दोनों के प्रभाव समझने के लिए कानूनी सलाह जरूरी होगी। मैंने सभी प्रारंभिक फॉर्म लिए। उन्होंने भुगतान की संभावित राशि का कोई वादा नहीं किया, केवल इतना कहा कि संपत्ति का मूल्यांकन होगा, कानूनी जांच होगी और बैंक की नीति के अनुसार पात्रता तय होगी। मैं लगभग 1.5 घंटे बाद बैंक से बाहर निकला। मेरे पास पैसा नहीं आया था, कोई समझौता नहीं हुआ था। फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी निर्भरता की दीवार में पहली दरार डाल दी हो। घर लौटते समय मैंने एक छोटी कॉपी खरीदी। पहले पन्ने पर लिखा, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना। उसके नीचे 4 बातें लिखी। पहली, भावना से नहीं, जानकारी से निर्णय। दूसरी, घर नहीं बेचना। तीसरी, अपनी चिकित्सा और दैनिक खर्च के लिए स्वतंत्र आय। चौथी, किसी की
फिर कागज पर वकील की सलाह के बिना हस्ताक्षर नहीं। घर पहुंचा तो रिया बैठक में बैठी थी। उसने मेरी फाइल देखकर पूछा, बैग में इतना समय क्यों लगा? मैंने जूते उतारते हुए कहा, कुछ विकल्प समझ रहा था। कौन से विकल्प? वरिष्ठ नागरिकों लिए वित्तीय योजना। उसके चेहरे पर तुरंत रुचि जागी। कोई नया निवेश? मैंने कहा, कुछ वैसा ही समझ लो। वो मेरे पास आकर बैठ गए। कहीं कोई गलत योजना में पैसा मत लगा दीजिएगा, आजकल बहुत धोखा होता है। उसकी चिंता सुनकर मुझे भीतर हल्की सी कटु हंसी आई। मेरी दवाई के खर्च पर चिंता नहीं थी, मेरी संपत्ति गलत जगह चली जाए इस पर तुरंत चिंता हो गई। मैंने कहा, इसलिए धीरे धीरे समझ रहा हूँ। और मेरे हाथ से फाइल लेने लगी। दिखाए मैं भी देखूँ। मैंने फाइल पीछे खींच ली। अभी नहीं, जब सब स्पष्ट होगा तो बताऊंगा। मेरी आवाज़ सामने थी, लेकिन शायद वर्षों में पहली बार मैंने उसे अपने निजी कागज छूने से रोका था। उसने भौहें सिकोड़ ली। हमसे क्या छिपाना है? मैंने उत्तर दिया, हर बात छिपाना नहीं होती, कुछ बातें केवल व्यक्तिगत होती है। वह उठकर चले गए। उस दिन रात के खाने पर उसका चेहरा कठोर था। सायन ने पूछा, बाबा बैग में क्या काम था? मैंने कहा, अपनी वृद्धावस्था की योजना बना रहा हूँ। वह हंसने की कोशिश करते हुए बोला, बाबा हम हैं ना, आपको अलग से क्या योजना बनानी है? मैंने उसकी ओर देखा। यही वह बेटा था जो पिछली रात अपनी पत्नी के सामने यह तक नहीं कह सका था कि मैं बोझ नहीं हूँ। मैंने शांत स्वर में कहा, इंसान की सबसे अच्छी योजना वही होती है जिसमें दूसरों के बदलते व्यवहार पर निर्भर ना रहना पड़े। सायन का हाथ प्लेट पर रुक गया। रिया ने तुरंत पूछा, किसी ने कुछ कहा है क्या? मैंने दाल में चम्मच चलाते हुए कहा, लोग बहुत कुछ कहते हैं। समझदार व्यक्ति शब्दों पर बहस नहीं करता, उनसे सीखता है। मेज पर अचानक सन्नाटा छा गया। उन्हें शायद संदेह हुआ कि मैंने रात की बात सुन ली थी, लेकिन मैंने पुष्टि नहीं की। अनिश्चितता कभी कभी आरोप से अधिक बेचैन करती थी। अगले दिन मैं अपने पुराने परिचित वकील देवाशीष सेन से मिला। देवाशीष पहले मेरे छात्र रह चुके थे, अब संपत्ति और उत्तराधिकारी मामलों में अभ्यास करते थे। मैंने उन्हें पूरी बात नहीं बताई, केवल इतना कहा कि मैं अपनी संपत्ति के विरुद्ध वरिष्ठ नागरिक वित्तीय योजना पर विचार कर रहा हूँ। उन्होंने दस्तावेज पढ़े, फिर बोले, सर यह बड़ा निर्णय है, पहले यह समझिए कि आपकी आवश्यकता क्या है। नियमित आय, चिकित्सा, आपातकाल, देखभाल या परिवार को संपत्ति से दूर रखना। मैंने कहा, मुख्य आवश्यकता आर्थिक स्वतंत्रता है, परिवार को चोट पहुंचाना लक्ष्य नहीं है। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि वही लोग मेरे जीवन की कीमत घटाए और मेरी मृत्यु के बाद बिना जिम्मेदारी संपत्ति पाले। देवाशीष ने सिर हिलाया। तब निर्णय उचित कारण से लिया जा सकता है, लेकिन शर्तें बहुत ध्यान से पढ़नी होगी। भुगतान सीमित हो सकता है, ब्याज जुड़ता रहेगा, संपत्ति का रखरखाव आपका दायित्व रहेगा और हर बैंक की नीति अलग हो सकती है। मैंने कहा, मैं इन सब बातों को समझाता हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आप अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं, फिर भी मैं हर बात 2 बार समझाऊंगा। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन्होंने घर की रजिस्ट्री, पुराना नक्शा कर रसीद और मेरे नाम का रिकॉर्ड जांचा। मालिकाना स्पष्ट है, किसी संयुक्त स्वामी का नाम नहीं है, लेकिन बिग की अपनी कानूनी जांच होगी। मैंने पूछा, यदि बाद में मेरा बेटा कहे कि घर पारिवारिक है? देवाशीष ने कहा, भावनात्मक अर्थ में घर पारिवारिक हो सकता है, कानूनी स्वामित्व दस्तावेजों से तय होगा। फिर भी भविष्य के विवाद कम करने के लिए हर प्रक्रिया पारदर्शी और सही दस्तावेजों के साथ पूरी कीजिए। उन्होंने मुझे एक और सलाह दी, सर अपनी चिकित्सा स्थिति, आयु और निर्णय लेने की क्षमता का रिकॉर्ड भी व्यवस्थित रखिए। कभी कभी परिवार बाद में कहता है कि बुजुर्ग पर दबाव था या वे समझने की स्थिति में नहीं थे। मैंने उनकी ओर देखा। यह वही परिवार था जिसके लिए मैंने जीवन भर योजना बनाई थी। अब मुझे यह प्रमाण भी सुरक्षित रखना था कि अपनी संपत्ति के बारे में निर्णय लेते समय मैं मानसिक रूप से सक्षम था। दर्द हुआ, लेकिन मैंने बात स्वीकार की। अगले कुछ सप्ताह मैंने अत्यंत सावधानी से काम किया। बेके कर्मचारी ने घर का प्रारंभिक निरीक्षण तय किया। उस दिन एक संपत्ति मूल्यांकन करता आया। वह दीवारों की स्थिति देखने लगा, कमरों का आकार नापा, छत की उम्र पूछी, नगर निगम के नक्शे से निर्माण का मिलान किया। रिया बार बार उसके पीछे घूमती रही। आखिर उसने पूछा, किस लिए मूल्यांकन हो रहा है? मूल्यांकनता ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, बेक की एक प्रक्रिया है। रिया ने पूछा, क्या आप घर बेचना चाहते हैं? नहीं। तो मूल्यांकन क्यों?
क्योंकि मैं घर की वास्तविक कीमत जानना चाहता हूँ। उसने कुछ क्षण मुझे देखा। हमें भी तो पता होना चाहिए। मैंने कहा, जब जरूरत होगी पता चल जाएगा। उसकी बेचैनी स्पष्ट थी। सायन ने शाम को मुझे अलग बुलाया। माँ बाप कुछ छिपा रहे हैं। मैंने कहा, क्या तुमने कभी पूछा कि मैं हर महीने अपने लिए कितना पैसा रखता हूँ? वह चुप रहा। क्या तुमने कभी पूछा कि मैं दवा समय पर आ रही है या नहीं? उसने नजरें झुका ली। क्या तुमने कभी यह देखा कि मैं खाना कम क्यों कर रहा हूँ? वह धीरे से बोला, मैं काम में व्यस्त था। मैंने कहा, तुम्हें मेरे जीवन के इन प्रश्नों में रुचि नहीं थी, लेकिन घर का मूल्यांकन होते ही तुम्हें चिंता हो गई। साई ने दुखी स्वर बनाने की कोशिश की। बाबा, ऐसा मत कीजिए। यह घर हमारे परिवार का है, कागज पर किसका है? वो कुछ नहीं बोला। मैंने स्वयं उत्तर दिया, मेरे नाम पर है। वो बोला, लेकिन आपके बाद तो वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि रिया अकेली नहीं थी। सिर्फ रिया ने वह बात बोल दी थी जिसे सायन मन के भीतर स्वीकार कर चुका था। मैंने कहा, हाँ, मेरे बाद क्या होगा? यही तो तुम सबकी सबसे बड़ी चिंता है। मैं अब यह तय कर रहा हूँ कि मेरे जीवित रहते क्या होगा। वह कमरे से बाहर चला गया। उस रात रिया और सायन के बीच धीमी आवाज में लंबी बातचीत हुई। मैं शब्द नहीं सुन सका, लेकिन अब मुझे शब्दों की आवश्यकता भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद बैंक से फोन आया। मेरे दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी थी। संपत्ति मूल्यांकन के आधार पर एक संभावित संरचना पर चर्चा की जा सकती थी। मैं फिर अरिदम बसु से मिला। उन्होंने सामने कुछ कागज रखे। प्रोफेसर साहब, यह अंतिम प्रस्ताव नहीं है। पहले आपको संभावित भुगतान अवधि, ब्याज और बाकी शर्तें समझनी होगी। उन्होंने अनुमानित मूल्य बताया। वो राशि सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। जिस घर को हमने दशकों पहले सीमित वेतन में बनाया था, शहर के विकास ने उसका मूल्य कई गुना बढ़ा दिया था। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंक संपत्ति की पूरी कीमत के बराबर भुगतान नहीं करेगा। मूल्यांकन पर सुरक्षा मार्जिन रखा जाता है। उम्र, योजना की सीमा, संभावित ब्याज और बाजार जोखिम सभी देखते जाते हैं। मैंने कहा, मुझे पूरी कीमत नहीं चाहिए, मुझे नियमित सुरक्षा चाहिए। हमने कई विकल्पों पर चर्चा की। एक मुश्त राशि चिकित्सा आपातकाल के लिए, एक निश्चित मासिक भुगतान दैनिक जरूरतों के लिए बाकी रकम, और ब्याज की गणना समझौते के अनुसार। अरिदम ने कहा, मैं आपको सलाह दूंगा, क्या भुगतान इतना ही रखे जितनी वास्तविक आवश्यकता है। अधिक पैसा लेना हमेशा अधिक लाभ नहीं होता, अधिक बकाया भी बनता है। मैं मुस्कुराया। मैं जीवन भर यही पढ़ता रहा हूँ कि ऋण सुविधा भी है और जिम्मेदारी भी। उन्होंने कहा, फिर भी जब बात अपने जीवन की होती है, सिद्धार्थ अलग महसूस होते हैं। यह बात सत्य थी। मैंने दस्तावेज घर नहीं ले गया, सीधे देवाशीष के कार्यालय पहुंचा। हमने हर शर्तें पढ़ी, पूर्व भुगतान, ब्याज, संपत्ति बीमा, कर भुगतान, निवास संबंधी नियम, ऋण देय होने की परिस्थितियाँ, वरिष्ठों को मिलने वाला विकल्प, संपत्ति से बकाया वसूली की प्रक्रिया। 2 बैठकों तक हमने केवल प्रश्न लिखे। तीसरी बैठक में बैग से उतर लिए। चौथी बैठक के बाद ही मैंने निर्णय लिया। मैंने योजना स्वीकार कर ली। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय मेरे हाथ नहीं कांपे। मैंने हर पृष्ठ पढ़ा, हर राशि देखी, हर तारीख जांची। जिस प्रोफेसर ने हजारों छात्रों को कहा था कि खाली स्थान देखकर हस्ताक्षर मत करना, उसने स्वयं भी एक शब्द बिना पढ़े नहीं छोड़ा। अंतिम हस्ताक्षर के बाद अरिदम ने पूछा, आप नीचे थे? मैंने कहा, हाँ, कोई पारिवारिक दबाव तो नहीं है? दबाव है, लेकिन हस्ताक्षर उस दबाव के कारण नहीं, उसे सतत न होने के लिए कर रहा हूँ। कुछ समय बाद व्यवस्था सक्रिय हो गई। पहली निर्धारित राशि मेरे खाते में आई। मैंने पासबुक में प्रविष्टि देखी। वो मेरे लिए केवल पैसा नहीं था, वह किसी की अनुमति के बिना खरीदी जा सकने वाली दवाई थी। वह डॉक्टर की फीस थी, वो पौष्टिक भोजन था, वो भविष्य की देखभाल थी, वो मेरे जीवन की कीमत पर मेरा अपना अधिकार था। उसी दिन मैं डॉक्टर फरहाना की क्लिनिक गया। उन्होंने मेरी जांच की। रक्तचाप थोड़ा बेहतर है। मैंने कहा, दवा अब समय पर ले रहा हूँ। उन्होंने पूछा, घर का माहौल भी बेहतर हुआ? मैं कुछ क्षण चुप रहा। माहौल नहीं बदला, मैंने अपनी व्यवस्था बदल दी। उन्होंने संतोष से सिर हिलाया। कई बार वही अधिक जरूरी होता है। क्लिनिक से निकलकर मैं फार्मेसी गया। मैंने पूरे महीने की दवाइयाँ खरीदी। सस्ती वैकल्पिक दवा नहीं, वही दवा जो डॉक्टर ने लिखी थी। फिर बाजार से सेब लिए, दूध लिया, कुछ अखरोट।
अपने लिए नई चप्पल खरीदी, पुराने चश्मे का फ्रेम भी बदलवाया। यह कोई विलासिता नहीं थी, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों बाद मैं अपने जीवन में वापस प्रवेश कर रहा हूँ। घर पहुंचा तो रिया ने मेरी थैलियाँ देखी। इतना सामान? मैंने कहा। डॉक्टर ने जो कहा था वही लाया हूँ। उसने सेब का पैकेट उठाया। इतने महंगे सेब लेने की क्या जरूरत थी? मैंने थैला उसके हाथ से ले लिया क्योंकि मैं खाना चाहता हूँ। वो बोली, घर का बजट भी तो देखना है। मैंने शांत स्वर में कहा, यह घर के बजट से नहीं आए तो मेरे पैसे है। उसने तुरंत कहा, आपकी पेंशन तो घर के खाते में आती है, अब पूरी नहीं आएगी। उसका चेहरा बदल गया। मतलब इस महीने से मैं घर के वास्तविक खर्च का अपना उचित हिस्सा दूंगा, बाकी रकम अपनी जरूरतों के लिए रखूंगा। वह लगभग चिल्ला उठी, लेकिन घर कैसे चलेगा? मैंने कहा, सायन की तनख्वाह से, तुम्हारी योजना से और मेरे उचित योगदान से। कार की किस्त, मिली की फीस, राशन, बिल, ये सब कैसे होगा? कार मैंने नहीं खरीदी, बस तब रह गई। मैंने आगे कहा, महंगा स्कूल मैंने नहीं चुना, नया टेलीविजन मैंने नहीं मांगा, इसलिए इन सब का पूरा भार मेरी वृद्धावस्था पर नहीं डाला जा सकता। सयन शोर सुनकर बाहर आया। क्या हुआ? रिया ने कहा, तुम्हारे बाबा अब घर में पैसे नहीं देंगे। मैंने उसे सुधारा। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं उसे खींचा दूंगा, लेकिन अपनी दवाई और जीवन के लिए पैसा पहले अलग रखूंगा। सायन ने मुझे समझाने की कोशिश की कि बाबा अभी अचानक ऐसा क्यों? मैंने सीधा उत्तर दिया, क्योंकि अब मुझे समझ आया है कि यदि मैं स्वयं अपना ध्यान नहीं रखूंगा तो कोई और मेरी जरूरतों को खर्च मानकर घटाता रहेगा। दोनों चुप हो गए। उन्हें मालूम था कि मैं किस बात की ओर संकेत कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने उस रात का उल्लेख नहीं किया। अगले सप्ताह मैंने एक पार्ट टाइम सहायक रख लिया जो सुबह मेरे कमरे में और बाथरूम की सफाई कर देता था और ज़रूरत पड़ने पर बाजार से सामान ला देता था। रिया ने विरोध किया, घर में काम वाली ही है, अलग आदमी रखने की क्या ज़रूरत? मैंने कहा, क्योंकि मेरी ज़रूरतों को हर बार एहसान की तरह नहीं सुना जाएगा। मैंने अपना बिजली का अतिरिक्त हिस्सा भी अलग तय कर लिया है। दवाई की पर्चियाँ स्वयं संभालने लगा। बैंक पासबुक अपने कमरे की बंद अलमारी में रखने लगा। फ़ोन पर बैंक संदेश आने लगे तो मैंने पासवर्ड बदल दिया। मेरे इन छोटे छोटे कदमों ने रिया को गहराई से परेशान कर दिया। पहले उसे विश्वास था कि मेरी सारी आर्थिक जानकारी उसके हाथ में है। अब उसे पता नहीं था कि मेरे पास कितना पैसा है, कहाँ से आया है और मैं क्या योजना बना रहा हूँ। एक शाम उसने बहुत मीठे स्वर में पूछा, बाबा आपको कोई इससे अतिरिक्त पेंशन मिली है क्या? मैंने अखबार से नजरें उठाई, बिना कहा नहीं। कोई पुराना निवेश परिपक्व हुआ नहीं। तो फिर यह सारे खर्च मैंने अखबार में मोड़ा। रिया, मेरी आय और मेरी योजना अब मेरी निजी बात है। वो बोली, लेकिन हम परिवार है। मैंने कहा, परिवार वो होता है जहाँ निजी जरूरतों को बोझ नहीं कहा जाता। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया, मैंने सब सुन लिया था। कुछ क्षण वह कुछ नहीं बोले, फिर धीमे स्वर में कहा, आपने हमारी बात सुन ली थी? मैंने उत्तर दिया। इतनी होती आवाज़ में कही गई बात सुनने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो बचाव में बोली, मैं तनाव में थी, मेरा मतलब वैसा नहीं था। तुमने कहा था कि मेरे बाद घर तुम्हारा होगा, वह तो सामान्य बात है, आखिर बेटा ही तो वारिस होता है। मैंने कहा, वारिस होना अधिकार से पहले जिम्मेदारी है। तुमने जिम्मेदारी को बोझ कहा और अधिकार को निश्चित मान लिया और रोने का अभिनय करने लगी। आप मुझे गलत समझ रही है। मैंने अखबार फिर खोल लिया। मैंने तुम्हारे शब्द समझे हैं, तुम्हारे मन का निर्णय भगवान जाने। वो गुस्से में उठकर चली गई। उस रात सायन आया। बाबा, रिया ने जो कहा वो गलत था, लेकिन आप कोई बड़ा कदम मत उठाइए। मैंने पूछा, बड़ा कदम किसे कह रहे हो? घर बेचने जैसा? मैंने कहा था कि मैं बेच रहा हूँ नहीं, लेकिन मूल्यांकन, बेकी बैठक और अब अचानक पैसा। वो वाक्य अधूरा छोड़ गया। मैंने कहा, तुम्हें मेरी स्वतंत्रता से डर क्यों लग रहा है? डर नहीं लग रहा, चिंता है। मेरी चिंता या घर की? वह उत्तर नहीं दे पाया। मैंने कुर्सी की ओर इशारा किया, बैठो। वह बैठ गया। मैंने कहा, शायद मैं चाहता तो उस रात तुम्हारी पत्नी से बहस कर सकता था, तुम्हें घर से निकाल सकता था, रिश्तेदारों को बुलाकर अपमान कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। उसने फिर से झुका लिया। मैंने केवल अपनी वृद्धावस्था सुरक्षित की है। यदि इससे तुम्हें खतरा महसूस हो रहा है तो इसका अर्थ यह है
कि तुम्हारी योजना मेरे जीवन पर नहीं, मेरी संपत्ति पर बनी थी। उसकी आंखें भर आई। बाबा, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने कहा, फिर उस रात तुमने क्या किया? वह चुप। जब उसने मुझे बोझ कहा, तुमने क्या किया? चुप्पी। जब उसने कहा कि मेरी दवाई पर पैसा व्यर्थ जा रहा है, तुमने क्या किया? चुप्पी। जब उसने मेरी मृत्यु के बाद घर बेचने की योजना बनाई, तुमने क्या किया? उसने धीरे से कहा। मैंने उसे चुप कराया था। नहीं, तुमने उसे धीरे बोलने को कहा था। सायन के पास कोई उत्तर नहीं था। मैंने कहा, तुम्हारी समस्या यह नहीं थी कि वह गलत बोल रही थी। तुम्हारी समस्या थी कि मैं सुन सकता था। वह कुर्सी से उठा। उसके चेहरे पर शर्म थी, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि वह अपने व्यवहार पर शर्मिंदा था या भविष्य की विरासत को लेकर भयभीत। कई दिन बीत गए। घर में तनाव था, लेकिन अब मेरी दिनचर्या बेहतर हो गई थी। मैं सुबह पूरा नाश्ता करता, दवाइयाँ समय पर लेता, सप्ताह में 2 दिन पुस्तकालय जाता, अपने पुराने सहकर्मियों से मिलने लगा, मिली के साथ पढ़ाई का समय जारी रखा। मेरे भीतर की कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगी। जब आर्थिक निर्भरता घटती है, आवाज अपने आप स्थिर हो जाती है। मैंने यह सिद्धांत किताबों में पढ़ाया था, अब जीवन में अनुभव कर रहा था। फिर वह दिन आया जब रिया को वास्तविकता का पहला स्पष्ट संकेत मिला। मैं डॉक्टर के पास गया था। सायन कार्यालय में था। मिले स्कूल में बैग की ओर से एक आधिकारिक लिफाफा आया। बाहरी हिस्से पर केवल मेरा नाम और ऋण खाता संदर्भ था। घर में आने वाली डाक रिया ही लेती थी। उसने लिफाफा अपने पास रख लिया। बाद में उसने दावा किया कि वह केवल यह देखना चाहती थी कि कहीं कोई भुगतान बाकी तो नहीं। लेकिन जब मैं शाम को लौटा, लिफाफा खुला हुआ था। मेज पर बैग का पत्र पड़ा था। रिया उसके सामने बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। सायन के कार्यालय से जल्दी लौट आया था। दोनों मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे मैं दरवाजे में कदम रखा, रिया लगभग चीखते हुए बोली, आपने घर गिरवी रख दिया। मैंने जूते उतारे, फाइल मेज पर रखी, पानी पिया, फिर कुर्सी पर बैठ गया। तुमने मेरी डाक खोली। उसने पत्र उठाया। यह घर का मामला है, मैं जानने का अधिकार है। मैंने कहा, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। वह चुप रही। सायन बोला, बाबा, अभी वह बात जरूरी नहीं है। यह रिवर्स मॉर्गेज क्या है? मैंने दोनों की ओर देखा। कई सप्ताह से वे मेरी दवाई, भोजन और पैसे के बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उस दिन दोनों के एक साथ मेरे सामने बैठे थे। मैंने कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों पूछ रहे हो। अब ध्यान से सुनो। रिया ने कांपती आवाज में कहा, क्या अब यह घर बैंक का हो गया है? मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, घर अभी भी मेरा है, मैं इसमें रहूँगा, लेकिन इसकी कीमत का एक हिस्सा अब मेरी वृद्धावस्था की जरूरतों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। साइन ने कहा, मतलब बैंक आपको हर महीने पैसे देगा? समझौते के अनुसार निश्चित भुगतान होगा और बदले में भुगतान और ब्याज घर के विरुद्ध ऋण के रूप में जुड़ते जाएंगे। रिया ने पूछा, आपके बाद ये प्रश्न हुई, असली चिंता मेरी तबीयत नहीं, मेरा अकेलापन नहीं, मेरी दवाई नहीं, केवल मेरे बाद। मैंने कहा, मेरे बाद कानूनी वारिसों को बकाया राशि चुकाने का अवसर मिलेगा। यदि वे ऋण चुकाकर घर रखना चाहे तो नियमों के अनुसार रख सकते हैं। यदि नहीं चुका सके तो बैंक समझौते के अनुसार अपना बकाया संपत्ति से वसूल करेगा। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। तो हमें घर मुफ्त में नहीं मिलेगा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने इसे पहले ही मुफ्त की विरासत मान लिया था। वह खड़ी हो गई। आपने अपने परिवार का भविष्य बर्बाद कर दिया। मैंने पहली बार आवाज़ थोड़ी कठोर की। मैंने किसी का भविष्य बर्बाद नहीं किया, मैंने अपना वर्तमान सुरक्षित किया है। सायन बोला, बाबा, आप ये समझौता रद्द कर दीजिए, हम आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। मैंने पूछा, क्यों? वह स्तब्ध रह गया। क्या मतलब क्यों? जब दवाई खत्म हुई थी तब तुमने वह वादा क्यों नहीं किया? वह चुप। जब रोटी लेते समय मुझे रोका गया तब क्यों नहीं कहा कि मेरी जरूरत पूरी होगी? चुपी। जब बिजली का बिल मेरी एसी पर डालकर मुझे शर्मिंदा किया गया तब क्यों नहीं कहा कि मुझे आराम मिलेगा? रिया बीच में बोली, हमसे गलती हो गई। मैंने कहा, गलती अचानक तब दिखाई दी जब घर पर ऋण का नाम दिखाई दिया। साई ने पत्र मेज पर रख दिया। बाबा, यह घर माँ की याद है। मैंने उसकी ओर सीधा देखा। माधवी की याद तब कहाँ थी जब उसकी रसोई में मेरे खाने को खर्च कहा जा रहा था। वह टूटे स्वर में बोला, मैं आपका बेटा हूँ और मैं तुम्हारा पिता हूँ। यह बात तुम्हें उस रात याद रहनी चाहिए थी। रिया रोने लगी।
आप हमें सड़क पर लाना चाहते हैं? नहीं, मैंने स्पष्ट स्वर में कहा। मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला, मैंने घर बेचा नहीं, मैंने केवल यह तय किया कि मेरी संपत्ति पहले मेरी वृद्धावस्था का सहारा बनेगी। वह बोली, लेकिन मिली का क्या होगा? मैंने कहा, मिली की शिक्षा उसके माता पिता की जिम्मेदारी है। वह जहाँ तक मेरी क्षमता होगी मैं उसके भविष्य के लिए सोचूंगा, लेकिन किसी बच्चे का भविष्य उसके दादू की मृत्यु पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मेज पर पूरे सन्नाटा छा गया। मैंने बैग का पत्र उठाया, उसे अपनी फाइल में रखा, फिर धीरे से कहा, तुम दोनों ये समझ लो अभी घर बैंक का नहीं है, लेकिन अब यह बिना किसी जिम्मेदारी की विरासत भी नहीं है। रिया ने अंतिम प्रयास किया और मेरे पास आकर बोली, बाबा आप चाहें तो हम नया बजट बना दे लेते हैं। आपकी शायद दवाएं समय पर आएगी, आपको फल भी मिलेगा। अब जितनी ऐसे चलाना चाहे चलाइए, बस यह समझौता खत्म कर दीजिए। मैंने उसकी ओर लंबे समय तक देखा। ये स्त्री कुछ सप्ताह पहले सेब को अनावश्यक खर्च बता रही थी, अब वह मुझे फल, दवाई और ऐसे सब देने को तैयार थी। मैंने पूछा, आज अचानक मेरी जरूरतें बोझ नहीं रही? उसकी आंखें झुक गई। मैंने कहा, रिया, भूखे व्यक्ति को रोटी देना दया हो सकती है, लेकिन किसी के घर की कीमत देखकर उसे रोटी देना सौदा होता है। वह पीछे हट गई। मैं अपने कमरे की ओर चला पड़ा। सीढ़ियों पर पहुंचकर सायन ने पुकारा, बाबा, क्या आप हमें बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगे? मैं रुका, पीछे मुड़ा। क्षमा शब्दों से नहीं आती सायन, पहले यह सिद्ध करो कि तुम्हें पिता चाहिए, केवल उनका घर नहीं। मैं ऊपर चला गया। उस रात कई महीनों बाद मैंने बिना नींद की गोली की गहरी नींद ली। नीचे सायन और रिया देर रात तक जागते रहे। अगली सुबह मेरे लिए मेज पर सेब काट कर रख दिए थे। दवाई का डिब्बा पानी के गिलास के पास रखा था। रिया ने मुस्कुरा कर पूछा, बाबा नाश्ते में क्या लेंगे? मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी आवाज़ में मिठास थी, लेकिन अब मैं मिठास और सम्मान का अंतर समझ चुका था। मैंने कहा, जो बाकी सब खाएंगे वही। वह बोली, आपके लिए अलग दलिया बना देती हूँ। मैंने उत्तर दिया, जरूरत नहीं। मेरे लिए अचानक इतना विशेष व्यवहार मत करो। मुझे सम्मान चाहिए, प्रदर्शन नहीं। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैंने सेब का एक टुकड़ा उठाया, धीरे धीरे खाया, फिर अखबार खोल लिया। घर में सब कुछ पहले जैसा दिखाई दे रहा था। वही मेज, वही रसोई, वही लोग, लेकिन शक्ति का संतुलन बदल चुका था। पहले वे जानते थे कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्या खाऊंगा और किससे पैसे मांगूंगा। अब उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि मेरे खाते में हर महीने कितनी राशि आएगी। पहले मेरी मृत्यु उनकी आर्थिक योजना का आरंभ थी, अब मेरा जीवित रहना मेरी अपनी योजना का केंद्र बन चुका था। और मुझे मालूम था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि लालच पकड़े जाने के बाद अक्सर पश्चाताप का रूप धारण कर लेता है। मुझे अब ये देखना था कि मेरे बेटे और बहू के बदले हुए व्यवहार में प्रेम कितना है और घर बचाने की कोशिश कितनी। जब व्यवहार बदल गया लेकिन भरोसा वापस नहीं आया। रिवर्स मॉर्गेज की बात सामने आने के अगले ही दिन हमारे घर का वातावरण बदल गया। ये बदलाव इतना तेज था कि यदि मैं पिछले कुछ महीनों की घटनाएं ना देख चुका होता तो शायद उसे प्रेम समझ बैठता। सुबह मेरी आँख खुलने से पहले रिया रसोई में पहुंच जाती, मेरी चाय ठीक समय पर बनती, दवाई पानी के गिलास के साथ मेज पर रखी होती। नाश्ते में कभी दलिया, कभी पोहा, कभी उबला अंडा और फल दिया जाता। वह बार बार पूछती, बाबा नमक कम तो नहीं है? दवाई खा ली ना? आज डॉक्टर के पास जाना हो तो मैं साथ चलूँ? जो स्त्री कुछ सप्ताह पहले मेरी दवाई की कीमत पूछकर लंबी सांस लेती थी, अब हर गोली का समय याद रखने लगी थी। साइन भी बदल गया। पहले वो कार्यालय से लौटकर सीधे अपने कमरे में चला जाता था, अब हर शाम मेरे अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर दस्तक देता। बाबा तबीयत कैसी है? कुछ चाहिए? कल रविवार है, कहीं बाहर चले? मुझे ये सब देखकर प्रसन्न होना चाहिए था। आखिर यही तो मैं चाहता था, सम्मान, देखभाल और अपनापन। लेकिन जब देखभाल डर से शुरू हो और अपनापन संपत्ति के कागज देखकर जागे, तो वह मन को सुकून नहीं देता। वह केवल प्रश्न पैदा करता है, क्या ये लोग सचमुच बदल गए हैं या केवल घर बचाना चाहते हैं? मिली ही एकमात्र व्यक्ति थी जिसका व्यवहार पहले जैसा था। वह स्कूल से लौटकर अपना बैग फेंकती और मेरे कमरे में दौड़ी चली आती। दादू, आज विज्ञान का टेस्ट था। दादू, मेरी दोस्त ने कहा कि उसके दादा उससे मोबाइल पर बात करते हैं। आप मोबाइल ठीक से क्यों नहीं चलाते?
दादू, रविवार को मेरे साथ ड्राइंग बनाओगे? उसकी दुनिया में रिवर्स मॉर्गेज नहीं था, ना विरासत, ना बैंक, ना संपत्ति का मूल्य। उसकी दुनिया में केवल उसका दादू था। इसलिए जब वो मेरे पास बैठती तो मुझे लगता कि घर में अभी भी एक रिश्ता ऐसा है जिसे किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं। एक सुबह रिया मेरे लिए चांदी जैसे चमकती थाली में नाश्ता लेकर आई। उसने 2 तरह के फल काटे थे। मेरे लिए बिना चीनी की चाय बनाई थी। साथ में दवाई का डिब्बा भी रखा था। वो मुस्कुरा कर बोली, बाबा, अब से आपकी सेहत की पूरी जिम्मेदारी मेरी। मैंने अखबार से नजर उठाई। अब से उसकी मुस्कान थोड़ी कमजोर हुई। मेरा मतलब है, मैं पहले भी रख दी थी, लेकिन शायद कुछ बातें ठीक से नहीं कर पाई। मैंने पूछा, सेब अब महंगा नहीं रहा? वह चुप हो गई। मैंने कहा, घर पर ऋण का पत्र देखने के बाद सेब सस्ता लगने लगा। उसने दुखी चेहरा बनाया। आप मुझे हर बात पर ताना देंगे नहीं। मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि बदलाव कहाँ से आया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कौन सी गलती? वह कुछ क्षण सोचती रही, फिर बोली, मुझे आपको बोझ नहीं कहना चाहिए। केवल कहना गलत था, या ऐसा सोचना भी। उसने नजर झुका ली। मेरे प्रश्नों का उत्तर उसके पास नहीं था। वह थाली रखकर वापस चली गई। मैंने नाश्ता किया। भोजन अच्छा था, लेकिन मन में कड़वाहट थी। पहले मैं खाना कम इसलिए खाता था क्योंकि मुझे अपराध महसूस कराया जाता था। अब मैं हर निवाला इसलिए सोच कर रखा खा रहा था कि यह प्रेम से बना है, यह संपत्ति बचाने के लिए। लालच का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, वह केवल रिश्ते को खराब नहीं करता, वो बाद में किए गए सच्चे कामों पर भी संदेह खड़ा कर देता है। कुछ दिनों बाद सायन मेरे पास बैठा। उसके हाथ में एक नोटबुक थी। उसने कहा, पापा, मैं सोच रहा था कि हम सब बैठकर नया घरेलू बजट बना लें। मैंने किताब बंद कर दी। अच्छी बात है, वो उत्साहित होकर बोला। हम कार के कुछ खर्च कम कर सकते हैं, बाहर खाना बंद कर देंगे, रिया भी ऑनलाइन काम शुरू कर सकती है, आपकी पेंशन को हाथ नहीं लगाएगी, आपकी दवाई और डॉक्टर का खर्च हम उठाएंगे। मैंने पूछा, ये सब किस शर्त पर? वह घबरा गया। कोई शर्त नहीं, रिवर्स मॉर्गेज सप्ताह करने की शर्त पर। वह चुप हो गया। मैंने कहा, सायन, तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम्हारी आवाज़ पढ़ना आता है। वह धीरे से बोला, बाबा, यदि हम आपकी जिम्मेदारी उठा लें तो उस ऋण की जरूरत ही क्या है? मैंने उत्तर दिया, जरूरत उस दिन पैदा हुई थी जिस दिन मेरी जिम्मेदारी तुम्हें भाई लगने लगी थी। वह तुरंत बोला, मुझे भाई नहीं लगी। फिर तुम चुप क्यों रहा है? उसकी आंखें भर आई। मैं घर में झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए तुमने तय किया कि तुम्हारी शांति मेरे सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं फंस गया था। बाबा ने शायद तुमने एक आसान पक्ष चुना था। वो मेरी ओर देखने लगा। मैंने कहा, रिया का विरोध करने से घर में झगड़ा होता, मुझे चुप रहने को कहने से कोई झगड़ा नहीं होता। इसलिए तुमने मुझे सहन करने के लिए छोड़ दिया। मैंने आपको सहन करने के लिए नहीं छोड़ा। जब कोई व्यक्ति अन्याय होते देखता है और अपनी सुविधा के लिए चुप रहता है, तो वह अन्याय करने वाले का साथ देता है। सायन के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने नोटबुक बंद कर दी। फिर बोला, क्या आप यह व्यवस्था कभी समाप्त नहीं करेंगे? मैंने कहा, तुम्हारा पहला प्रश्न मेरी सेहत नहीं, व्यवस्था क्यों है? वह चौंका। मैं आपकी सेहत की भी चिंता करता हूँ, तो अपनी चिंता सिद्ध करो। बिना घर का नाम लिए वह उठकर चला गया। उस दिन मैंने पहली बार साफ देखा कि उसका पश्चाताप अभी अधूरा था। उसे अपने व्यवहार पर दुख था, लेकिन उसके अधिक दुख इस बात का था कि घर अब निश्चित विरासत नहीं रहा। रिया ने रिश्तेदारों को बीच में लाने की कोशिश की। एक रविवार मेरी छोटी बहन कमला आई। वह हावड़ा में रहती थी और परिवार की बातें सामान्यतः उससे छिपती नहीं थी। चाय पीने के बाद उसने कहा, दादा, सुना है तुमने घर पर कोई बैंक का ऋण ले लिया है? मैंने रिया की ओर देखा। वह रसोई में खड़े सुन रही थी। मैंने कहा, हाँ, अपनी वृद्धावस्था की जरूरतों के लिए। कमला ने कहा, लेकिन सायन तो है, बेटे के रहते ये सब क्यों? मैंने शांत स्वर में पूछा। बेटा होना और सारा होना एक ही बात है। वो असहज हो गई। परिवार में थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, इतनी बड़ी बात पर क्यों गिरवी रखा? मैंने कहा, घर गिरवी रखने का दुख सबको है, लेकिन जिस परिस्थिति ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, उसका दुख किसी को नहीं। कमला चुप हो गई। रिया तुरंत कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू थे। बुआ जी, मैंने गलती की। मैंने गुस्से में बाबा से कुछ गलत कह दिया, लेकिन उसके लिए पूरे परिवार को सजा देना ठीक है क्या? मैंने उसकी ओर देखा।
तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा था। वह घबरा गई। क्या मतलब? तुमने सायन से कहा था। तुम्हें लगा था मैं सुन नहीं रहा। कमला ने रिया की ओर देखा। मैंने आगे कहा, और बात केवल एक वाक्य की नहीं थी। मेरी दवाई, भोजन, बिजली और डॉक्टर हर जरूरत को महीनों तक बोझ कहा गया। रिया रोते हुए बोली, मुझे खर्च का तनाव था तो कार की किस्तों पर ताना क्यों नहीं दिया? वह चुप। बड़े टेलीविजन पर क्यों नहीं? चुप्पी महंगे स्कूल पर क्यों नहीं? वो बोली, वह मिली के भविष्य के लिए है। मैंने कहा, और मेरी दवाई मेरे वर्तमान के लिए थी। तुम्हारे लिए भविष्य महत्वपूर्ण था क्योंकि उसमें घर मिलने की उम्मीद थी। मेरा वर्तमान महंगा लग रहा था क्योंकि उसमें तुम्हें कुछ वापस नहीं दिखता था। कमला धीरे से बोली, दादा, बात बहुत बिगड़ गई है। मैंने उत्तर दिया, बात अब बिगड़ी नहीं है, अब केवल सामने आई है। उस दिन कमला किसी का पक्ष लिए बिना चले गई। जाने से पहले उसने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, अपना निर्णय सोच समझ कर लेना। मैंने कहा, यही तो पहली बार कर रहा हूँ। रिया को उम्मीद थी कि रिश्तेदारों के दबाव से मैं डर जाऊंगा, लेकिन मैंने अपना पूरा जीवन समाज की बात सुनकर नहीं, सही बात समझकर जिया था। अब 70 वर्ष की उम्र में केवल इस डर से निर्णय कैसे बदल देता है कि परिवार क्या रहेगा। धीरे धीरे मैंने अपनी दिनचर्या को घर से बाहर फैलाना शुरू किया। पास के वरिष्ठ नागरिक पुस्तकालय में सप्ताह में 2 दिन जाने लगा। वहाँ कुछ पुराने शिक्षक, वे कर्मचारी, रेलवे से सेवानिवृत्त लोग और गणिया आती थी। हम किताबें पढ़ते, समाचारों पर चर्चा करते, कभी स्वास्थ्य शिविर आयोजित करते। एक दिन बातचीत वृद्धावस्था में आर्थिक निर्भरता पर पहुंच गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बच्चे अच्छे हैं लेकिन हर जरूरत के लिए उनसे पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। दूसरी महिला बोली, हमने सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया, अब छोटा खर्च भी पूछ कर करना पड़ता है। मैं उनकी बातें सुनता रहा। फिर पुस्तकालय के संचालक ने कहा, प्रोफेसर साहब, आप अर्थशास्त्र पढ़ाते थे, हमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक छोटा सत्र दीजिए। मैंने सहमति दे दी। पहले सत्र में केवल 12 लोग आए। मैंने उन्हें कोई एक योजना अपनाने के लिए नहीं कहा। मैंने केवल प्रश्न पूछे, घर किसके नाम है? पेंशन किस खाते में आती है? एटीएम और बैंक पासवर्ड किसके पास है? क्या आवश्यक अद्यतन है? क्या दवाई और आपातकाल के लिए अलग निधि है? क्या संपत्ति देने से पहले जीवन पर निवास और देखभाल की सुरक्षा तय की गई है? क्या बैंक या ऋण से जुड़े दस्तावेज सतत वकील को दिखाए गए हैं? कई लोगों ने पहली बार इन प्रश्नों के बारे में सोचा। मैंने कहा, बच्चों पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी सुरक्षा बिना सच सौंप देना समझदारी नहीं है। प्रेम को दस्तावेज की जरूरत नहीं होती, पर संपत्ति को होती है। उस दिन घर लौटते समय मेरे भीतर एक नई शक्ति थी। मेरी कहानी केवल मेरे घर तक सीमित नहीं थी। कई बुजुर्ग अपनी ही संपत्ति में मेहमान बनकर रह रहे थे। कई अपने पैसे से दवाई खरीदते हुए अनुमति मांग रहे थे। कई यह सोचकर सब सह रहे थे कि परिवार टूट जाएगा, लेकिन परिवार उस दिन टूटता है जब सामान खत्म हो जाता है। अलग बैंक खाता या कानूनी दस्तावेज पर नहीं तोड़ते, वे केवल यह स्पष्ट करते हैं कि किसी की दया और किसी का अधिकार अलग चीज़ें हैं। घर में रिया का नया व्यवहार कुछ सप्ताह तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी मिठास में थकान दिखाई देने लगी। एक दिन उसने नाश्ते की प्लेट थोड़ी जोर से रखी, दूसरे दिन दवाई लाना भूल गई, तीसरे दिन उसने साइंस से ऊंची आवाज़ में कहा, मैं कब तक अकेले सब संभालूं? मैं ध्यान दिया लेकिन कुछ नहीं कहा। मुझे पता था कि अभिनय हमेशा लंबे समय तक नहीं चलता। एक शाम दोनों ने मुझसे औपचारिक बातचीत करने का अनुरोध किया। रिया ने कहा, बाबा, रात के खाने के बाद हम सब बैठकर बात कर सकते हैं। मैंने कहा, कर सकते हैं। रात 8 बजे बैठक में मेज पर कुछ कागज रखे थे। सायन ने लैपटॉप खोला था। रिया ने घरेलू बजट तैयार किया था। बिजली, राशन, दवाई, डॉक्टर, मिली की फीस, कार की किस्त, घर का रखरखाव, हर खर्च अलग लिखा था। सायन ने कहा, बाबा, हमने पूरा हिसाब बनाया है। मैंने कागज देखे। अच्छा है, रिया बोली, हमने तय किया है कि आपकी दवाई और डॉक्टर का पूरा खर्च हम उठाएंगे। सायन ने कहा, आप अपनी पेंशन अपने पास रख सकते हैं। रिया ने जोड़ा, आपके कमरे की बिजली का अलग हिसाब भी नहीं होगा। मैंने पूछा। इसके बदले सायन ने गहरी सांस ली। आप बैंक से बात करके रिवर्स मॉर्गेज बंद करवा दीजिए। मैंने कागज मेज पर रख दिए। तो ये प्रस्ताव नहीं, सौदा है। रिया बोली, सौदा क्यों कर रहे हैं? हम परिवार बनाना चाहते हैं।
मैंने पूछा, परिवार खतरे में है या घर? वह चुप रही। सायन ने कहा, बाबा यह घर बेच दिया गया तो माँ की यादें खत्म हो जाएगी। मैंने कहा, घर अभी बिका नहीं है, लेकिन आगे बैंक ले सकता है यदि वारिस बकाया चुकाना ना चाहे। वो बोला, इतनी बड़ी रकम हमें कैसे चुकाएंगे? मैंने उसकी ओर देखा। यह प्रश्न तुम्हें तब पूछना चाहिए था जब तुम इस घर को पहले ही अपनी संपत्ति मान चुके थे। रिया ने कहा, हमने अपनी जिंदगी इस भरोसे पर बनाई कि एक दिन यह घर सायन को मिलेगा। मैं तुम्हें ऐसा भरोसा कब दिया? बेटा है तो वारिस होता है। वारिस का अर्थ यह नहीं कि जीवित मालिक अपनी जरूरतों के लिए संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता। रिया का स्वर कठोर होने लगा। तो हम यहाँ इतने साल क्यों रहे? हमने घर संभाला, खाना बनाया, आपकी देखभाल की। मैंने पहली बार उसकी बात के भीतर छिपा हिसाब खोलकर देखा। तुमने यहाँ किराया दिया, वह चुप। घर की बड़ी मरम्मत कराई, नहीं। नगर निगम का कर भरा, चुपी। मेरी पेंशन का बड़ा हिस्सा किसके घरेलू खाते में गया? उसने नजरें झुका ली। मैंने कहा, यदि तुमने कोई सेवा की भी तो परिवार मानकर की थी। आज यदि उसके बदले घर मांग रही हो तो वह सेवा नहीं, निवेश था। रिया के चेहरे पर गुस्सा आ गया। आप हर बात को गलत दिशा दे रहे हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं केवल उस दिशा को पहचान रहा हूँ जिसे इतने दिन नहीं देख पाया। सायन ने बीच में कहा, बाबा हम गलती मान रहे हैं और क्या करें? मैंने कहा, गलती मानना और परिणाम मिटाने की मांग करना अलग बातें हैं। आप हमें एक मौका नहीं देंगे। मौका दूंगा, लेकिन घर को फिर से बिना ऋण की विरासत बनाकर नहीं। रिया ने कहा, तो हम जो भी करें आप हम पर भरोसा नहीं करेंगे? मैंने उत्तर दिया, भरोसा आदेश से वापस नहीं आता, समय लगता है। सायन की आवाज़ टूटने लगी। क्या मैं इतना बुरा बेटा हूँ? मैंने कुछ क्षण उसे देखा। उसके चेहरे में मुझे वही बच्चा दिखाई दिया जिससे मैं स्कूल छोड़ने जाता था। वही लड़का जो परीक्षा से पहले मेरे पास बैठकर देर रात पढ़ता था। वही बेटा जिसने पहले नौकरी मिलने पर मेरे लिए खड़ी खरीदी थी। लेकिन प्रेम की पुरानी यादें वर्तमान की जिम्मेदारी को खत्म नहीं करती। मैंने कहा, तुम बुरे इंसान नहीं हो शायद, लेकिन तुम कमजोर बेटे साबित हुए। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने आगे कहा, तुम्हें अपनी पत्नी पर चिल्लाना नहीं था, उसे अपमानित नहीं करना था, केवल इतना कहना था कि मेरे पिता की दवाई पर ताना नहीं दिया जाएगा। मेरे पिता को उनके घर में बोझ नहीं कहा जाएगा। वह सिर झुकाकर बैठा रहा। लेकिन तुमने सीमा नहीं बनाई क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम्हारा विवाह असहज हो जाएगा। उसने धीमे से कहा, मैंने सोचा था समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अन्य समय के साथ ठीक नहीं होता, वो आदत बन जाता है। रिया ने कहा, सारी गलती मेरी है। मैंने उसकी ओर देखा। तुम्हारे शब्द तुम्हारी जिम्मेदारी है। सायन की चुप्पी उसकी। मैंने दोनों से कहा, मैं रिवर्स मॉर्गेज समाप्त तो नहीं करूँगा। रिया ने तुरंत कहा, तो हम क्या करें? अपना जीवन अपनी आमदनी पर बनाओ। सायन ने पूछा, कि आप हमें घर से निकाल रहे हैं? आज नहीं, लेकिन तुम्हें अलग रहने की योजना बनानी होगी। रिया खड़ी हो गई। यही हम आपके अपने हैं, इसलिए मैंने अभी तक तुम्हें रहने दिया है। मिली का क्या? मैंने कहा, मिली यहाँ जब चाहे आ सकती है। उसका मेरे साथ रिश्ता तुम्हारे व्यवहार की सजा नहीं बनेगा। रिया ने कहा, उसे माता पिता से अलग बुलाएंगे? नहीं, तुम उसे लेकर आ सकती हो, लेकिन उसे मेरे सामने भावनात्मक हथियार की तरह मत रखो। उसने हर्ट फीली है। सायन ने पूछा, हमें कितना समय मिलेगा? 3 महीने। रिया चिल्लाई, 3 महीने में कोलकाता में घर ढूंढना आसान है। मैंने कहा, जब तुम्हें मेरे बाद यह घर बेचने की योजना बना रहे थे तो तुम्हें शहर की कीमतों का अच्छा ज्ञान था। अब उसी ज्ञान का उपयोग किराए का घर खोदने में करो। कुछ क्षण कमरे में कोई आवाज़ नहीं हुई। मुझे कठोर महसूस हुआ, लेकिन कठोर होना और क्रूर होना अलग बात है। मैंने उनके सड़क पर नहीं निकाला था। मैंने उनकी जरूरत तो नहीं छीनी थी। मैं केवल वह सुविधा समाप्त कर रहा था जिसके कारण वे मेरी संपत्ति का अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ बैठे थे। बैठक समाप्त होने से पहले मैंने एक और बात कही, घर में रहने के इन 3 महीनों के दौरान कुछ नियम हो गए। साई ने सिर उठाया, पहला, मेरी डाक कोई नहीं खोलूंगा। रिया ने नजरें फेर ली। दूसरा, मेरे बैंक, पेंशन और चिकित्सा दस्तावेज निजी रहेंगे। तीसरा, घर के खर्च का स्पष्ट हिसाब बनेगा। चौथा, किसी भी व्यक्ति को भोजन, दवा या उम्र को लेकर ताना नहीं दिया जाएगा। पांचवा, मिली के सामने कोई संपत्ति की चर्चा नहीं होगी। साई ने धीरे से कहा, ठीक है। रिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले कुछ दिनों तक घर में भाई चुपी रही।
रिया ने खाना बनाया, लेकिन औपचारिक ढंग से सायन कार्यालय से लौटकर किराए में के मकानों की सूची देखने लगा। पहले उसे सेक्टर 5 के 5 घर महंगा लगा, फिर कस्बा, फिर दमदम की बाधा दिन। हर जगह किसी न किसी बात की शिकायत थी। कहीं किराया अधिक, कहीं कमरा छोटा, कहीं स्कूल दूर, कहीं पार्किंग नहीं। मैंने पहली बार देखा कि जिस घर को वे मेरी मृत्यु के बाद बेचने की योजना बना रहे थे, उसमें मुफ्त मुफ्त रहने की सुविधा ने उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति को कितना छिपा रखा था। एक शाम सायन मेरे पास आया। उसने कहा, बाबा, यदि हम अलग चले गए तो लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, सच बताना। कौन सा सच? कि एक पिता ने अपने बेटे को स्वतंत्र पैर बनकर जीने को कहा। वो बोला, लोग कहेंगे आपने हमें निकाल दिया। जो लोग पूछे उन्हें यह भी बताना कि तुम वर्षों तक बिना किराए मेरे घर में रहे। वह चुप हो गया। मैंने कहा, साइंस समाज के डर का उपयोग केवल तब मत करो जब तुम्हारी सुविधा टूट रही हो। जब मेरी रोटी गिनी जा रही थी तब समाज याद नहीं आया? उसने सिर झुका लिया। 3 महीनों से पहले ही उन्हें 1-2 कमरे का फ्लैट मिल गया। वह सायन के कार्यालय के करीब था। किराया उनकी अपेक्षा के अधिक था, लेकिन आने जाने का खर्च कम हो जाता। रिया ने अंतिम दिनों में घर का सामान बांटना शुरू किया। कुछ वस्तुएं उनकी थी, कुछ उन्होंने हमारे घर में रहने के दौरान खरीदी थी, लेकिन कई पुरानी चीज़ों पर भी वह अधिकार जताने लगी। एक दिन उसने माधवी की पीतल की पूजा थाली डिब्बे में रख दी। मैंने पूछा, यह कहाँ जा रही है? वह बोली, नई जगह पूजा के लिए। मैंने थाली उसके हाथ से ले ली। यह माधवी की थी, यही रहेगी। उसने कहा, आखिर परिवार में ही तो जा रही है। मैंने उत्तर दिया, परिवार का अर्थ यह नहीं कि मालिक की इच्छा समाप्त हो जाए। उसने थाली छोड़ दी। एक दूसरी सुबह मैंने देखा कि वह पुरानी चांदी की कटोरियाँ अलग रख रही थी। मैंने कहा, जो तुम्हारा है ले जाओ, जो इस घर का है यही रहेगा। वह गुस्से में बोली, आपको अब हम चोर दिखाई देते हैं? नहीं, लेकिन अस्पताल ने पहले ही बहुत नुकसान किया है, इसलिए अब हर चीज़ स्पष्ट रहेगी। स्थानांतरण वाले दिन मिली सबसे अधिक उदास थी। वो मेरे कमरे में आई और चुपचाप मेरे पास बैठ गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू थे। दादू, हम जा रहे हैं तो आप अकेले हो जाओगे। मैंने उसका हाथ पकड़ा। अकेला होना और दुखी होना अलग बात है। मैं रोज नहीं आ पाऊंगी, रविवार को आना। आप फ़ोन उठाया करो। मैं हंसा। तुम मुझे वीडियो कॉल सिखा देना। वो मेरे गले लग गई। दादू, मम्मी कह रही थी बैग घर ले लेगा। मैंने तुरंत कहा, तुम्हें इन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा घर नहीं रहेगा। मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ा। बेटा, घर केवल दीवार नहीं होता। जहाँ तुम्हें प्रेम मिले वह घर है, और तुम्हारे लिए यह दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। उसने पूछा, आप मम्मी से नाराज हो? मैंने कहा, बड़ों के बीच कुछ कठिन बातें हैं, लेकिन उसका तुमसे कोई संबंध नहीं। मम्मी बुरी है? यह प्रश्न सुनकर मैं रुक गया। मैं चाहता तो अपने दर्द का भार उसके मन पर डाल सकता था, लेकिन बच्चों को बड़ों के संघर्ष का न्यायाधीश बनाना भी अन्याय है। मैंने कहा, तुम्हारी मम्मी ने कुछ गलतियाँ की है। हर इंसान करता है। वह बुरी है या अच्छी, ये एक घटना से तय नहीं होता। उन्हें अपने काम में से साबित करना होगा कि उन्होंने क्या सीखा। मेरी ने सिर हिलाया। शायद वो पूरी बात नहीं समझे, लेकिन वह शांत हो गई। जब सामान वाला वाहन गली से बाहर निकला, रिया ने पीछे मुड़कर घर की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं यह नहीं जानता था कि वे इस घर को छोड़ने के आंसू थे या उस भविष्य के टूटने के जिसे वह निश्चित समझती थी। सायन मेरे सामने खड़ा था। उसने कहा, बाबा, अपना ध्यान रखिएगा। मैंने उत्तर दिया, तुम भी। उसने मेरे पैर छुए। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन पुराने दिनों की तरह उसे गले नहीं लगाया। कुछ दूरी अभी जरूरी थी। दरवाज़ा बंद होने के बाद घर में फिर वही शांति फैल गई थी जो माधवी के जाने की बात थी। पर इस बार शांति खालीपन जैसी नहीं थी। इसमें भय नहीं था। मैंने रसोई में जाकर अपने लिए चाय बनाई, बालकनी में बैठा, सड़क पर लोग को देखा। मुझे दुख था। मैं यह दिखावा नहीं कर सकता कि बेटे और बहू के जाने से मुझे केवल राहत मिली। घर के हर कमरे में मिली की आवाज़ याद आती थी। सायन के बचपन की यादें लौटती थी। कभी कभी मैं स्वयं से पूछता, क्या मैंने अधिक कठोर निर्णय लिया? क्या परिवार को एक और मौका देना चाहिए था? फिर मुझे वह रात याद आती। वो हमारे लिए बोझ है, उनके बाद घर हमारा होगा। इतना खर्च उठाने का लाभ क्या? उस रात को याद करके मुझे अपना निर्णय फिर स्पष्ट दिखाई देता। मैंने रिश्ते नहीं तोड़े थे,
मैंने केवल अपनी सुरक्षा उनके हाथ से वापस ली थी। अगले कुछ महीनों में मेरा जीवन नई लय में आ गया। सुबह सहायक आता, मैं टहलने जाता, डॉक्टर की सलाह के अनुसार भोजन करता, पुस्तकालय में वित्तीय जागरूकता सत्र लेने लगा। मिली हर रविवार आती, कभी सायन उसे छोड़ जाता, कभी रिया। शुरुआत में रिया घर के अंदर कम आती थी, दरवाजे पर खड़ी होकर कहती, शाम को लेने आऊंगी। मैं भी केवल सिर हिला देता। एक रविवार वह भीतर आई। उसने कहा, पापा आपकी पसंद की मिठाई लाई हूँ। मैं डिब्बा लिया। धन्यवाद। वह बैठी रही, शायद चाहती थी कि मैं कुछ पूछूं। मैंने चाय बनाई, उसके सामने रखी। कुछ देर बाद उसने कहा, नया खर्च छोटा है, धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाएगा। मिली को यहाँ की याद आती है, उसे आने की किसने को रोका है। वो बोली, सायन की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा किराए में चला जाता है। मैंने उसकी ओर देखा, क्या यह फिर उस किसी आर्थिक सहायता की भूमिका थी। वह तुरंत बोली, मैं पैसे मांगने नहीं आई हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। वो आगे बोली, अब समझ आता है कि घर चलाना और किसी के घर में रहना अलग बात है। उसके स्वर में पहली बार शिकायत कम और थकान अधिक थी। मैंने पूछा, क्या समझ आया। वह बोली, यह कि हमने बहुत सी सुविधाओं को अपना अधिकार मान लिया था। मैं चुप रहा। वह पहली बार अपनी गलती को घर के ऋण से अलग भाषा में स्वीकार कर रही थी। उसने कहा, मैंने आपको लेकर बहुत गलत बातें कही, केवल तनाव की वजह से नहीं। मुझे सच में लगता था कि यह घर एक दिन हमारा होगा, इसलिए मैं हर खर्च को उस भविष्य के खिलाफ देखती थी। यह सुनकर मेरे भीतर पुराने घाव फिर जागे, लेकिन उसको शब्दों में पहली बार बचाव कम था। उसने कहा, मैंने आपकी उम्र को इंसान की जरूरत की तरह नहीं, खर्च की तरह देखा। मेरी आंखें उसकी ओर उठी। वह रो रही थी, लेकिन इस बार उसने रिवर्स मॉर्गेज समाप्त करने की बात नहीं की, ना घर की, ना विरासत की। मैंने पूछा, अब क्यों कर रही हो। क्योंकि नए घर में रहते हुए मुझे समझ आया कि मैं हर चीज़ का हिसाब अपने लाभ से लगा रही थी। सायन भी मुझसे दूर हो गया है। हम दोनों रोज पैसे को लेकर झगड़ते हैं और मिली हमें देखकर चुप हो जाती है। मैंने कहा, गलती समझना अच्छी शुरुआत है, लेकिन भरोसा वापस आने में समय लगेगा। उसने सिर हिलाया। मैं जानती हूँ। जाने से पहले उसने पूछा, क्या मैं अगले रविवार आपके लिए खाना बनाकर ला सकती हूँ। मैंने कहा, ला सकती हो, लेकिन मेरे लिए अलग से महंगा खाना मत बनाना, जो तुम लोग खाओ वही। उसने पहली बार बिना बनावटी मुस्कान के कहा, ठीक है। मैंने उस दिन उसे क्षमा नहीं किया, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि शायद वह क्षमा की दिशा में चलना शुरू कर रही है। सायन को अधिक समय लगा। वह हर बार मिलता तो कुछ ना कुछ संपत्ति की बात छेड़ देता। कभी पूछता, बैंक का ब्याज कितना बढ़ रहा है। कभी कहता, क्या आंशिक भुगतान करके ऋण कम किया जा सकता है। कभी वकील से फिर बात करने की सलाह देता। मैं हर बार एक ही उत्तर देता, जब तक बातचीत मेरी जिंदगी की जगह घर से शुरू होगी कोई लाभ नहीं। फिर एक दिन वह अकेला आया। मिली उसके साथ नहीं थी, रिया भी नहीं। उसके हाथ में कोई कागज नहीं था, ना लैपटॉप, ना बजट, ना बैंक का पत्र। वो मेरे सामने बैठा, कुछ देर तक कुछ नहीं बोला, फिर कहा, बाबा आज मैं घर के बारे में बात नहीं करने आया। मैंने चाय बनाई, उसके सामने रखे। वह कप पकड़ कर बैठा रहा, फिर बोला, मुझे उस रात के लिए क्षमा कर दीजिए। मैंने पूछा, किस बात के लिए। आपको बोझ कहे जाने पर चुप रहने के लिए। मैंने उसे देखा। उसने आगे कहा, मैंने हमेशा सोचा कि मैं अच्छा बेटा हूँ, क्योंकि मैं आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, लेकिन अब समझ आया कि सम्मान केवल स्वयं अपमान न करने से नहीं होता। जब कोई दूसरा करे तब खड़े होना भी जरूरी है। मैं चुप रहा। वो बोला, मैं रिया को दोष देकर स्वयं को बचाता रहा, लेकिन सच यह है कि मुझे भी घर मिलने की आदत सी हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि आप उस संपत्ति का उपयोग अपनी जरूरतों के लिए कर सकते हैं। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। जब आपने रिवर्स मॉर्गेज किया तो मुझे पहले यह डर लगा कि मेरा घर चला जाएगा। मुझे यह नहीं लगा कि मेरे पिता इतने असुरक्षित कैसे हो गए कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। यह पहली बार था जब उसने सही प्रश्न पूछा था। मैंने कहा, तुम्हें यह समझने में देर लगी। उसने कहा, बहुत देर, और देर का परिणाम होता है। मैं जानता हूँ। उसने मेरी ओर देखा। मैं आपसे ऋण बंद करने को नहीं दूंगा कहूँगा। जो निर्णय आपने लिया है वो आपका है। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने आगे कहा, मैं केवल यह चाहता हूँ कि आप मुझे फिर से अपना बेटा माने, संपत्ति दे या ना दे,
वह आपका अधिकार है। मेरे भीतर वर्षों की यादें उमड़ आई। सायन का छोटा हाथ, उसका पहला स्कूल, उसका कॉलेज का पत्र, उसकी नौकरी की खबर, माधव का गर्व, और फिर वह रात। मैंने पूछा, यदि यह घर कल ना रहे तो क्या तुम तब भी हर सप्ताह मिलने आओगे? उसने बिना देर किए कहा, हाँ, यदि तुम्हें मुझसे एक रुपया भी ना मिले तब भी तुम्हें भविष्य में मेरी देखभाल करनी पड़े और बदले में कुछ ना मिले, वह रोते हुए बोला। तभी मैंने कहा, इन बातों का उत्तर आज देना आसान है, इन्हें समय के साथ साथ सिद्ध करना होगा। उसने सिर हिलाया, मैं सिद्ध करूंगा। मैंने उसके सामने बिस्कुट की प्लेट रख सरका दी। चाय ठंडी हो रही है, उसने पहली बार हल्की मुस्कान दी। मैंने उसे गले नहीं लगाया, ना कहा कि सब भूल गया, क्षमा कोई स्विच नहीं होती। लेकिन उस दिन मैंने उसके लिए दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। अगले वर्ष मेरी दिनचर्या स्थिर रही। रिवर्स मॉर्गेज से मिलने वाली राशि और पेंशन में मेरी जरूरत पूरी की। मैंने चिकित्सा आपातकाल के लिए अलग निधि रखी, अपने घर की मरम्मत करवाई, छत की सीलिंग ठीक हुई, बालकनी की रेलिंग रंगी गई, माधवी के तुलसी के गमले के पास 2 नए पौधे लगाए। मैंने अपनी वसीयत भी संशोधित की। यह काम मैंने क्रोध में नहीं किया, देवाशीष के साथ बैठकर हर बात समझी। मिले की शिक्षा के लिए एक सीमित और पारदर्शी प्रावधान रखा, जिसे केवल शिक्षा के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा सके। मैंने यह सुनिश्चित किया कि किसी को भी मेरी संपत्ति पर केवल रिश्ते के नाम से तत्काल नियंत्रण न मिले। घर के संबंध में भविष्य का निर्णय ऋण, कानून और परिस्थितियों के अनुसार होना था। मैंने सायन को पूरी जानकारी नहीं दी, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि प्रेम की परीक्षा विरासत की राशि बताकर नहीं ली जाती। एक दिन पुस्तकालय में मैंने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मुख से कहा, रिवर्स मॉर्गेज हर व्यक्ति के लिए सही समाधान नहीं है। इसमें ब्याज जुड़ता है, संपत्ति पर दायित्व बनता है, परिवार और उत्तराधिकारी पर असर पड़ता है। इसलिए बिना बैंक की स्पष्ट जानकारी और स्वतंत्र कानूनी सलाह की कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक बुजुर्ग मिले ने पूछा, फिर आपने क्यों किया? मैंने उत्तर दिया, क्योंकि मेरे लिए घर का उद्देश्य केवल अगली पीढ़ी को संपत्ति देना नहीं था, मुझे सम्मान और चिकित्सा सुरक्षा भी चाहिए थी। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, क्या आपको अपने बेटे से बदला लेना था? मैंने कुछ सोचकर कहा, शुरुआत में मेरे भीतर चोट थी, शायद थोड़ा बदला भी था, लेकिन यदि मेरा निर्णय केवल उन्हें दुख देने के लिए होता तो मैं घर बेच देता और कहीं दूर चला जाता। मैंने आगे कहा, मैंने घर नहीं छोड़ा, मैंने उसका उपयोग उसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए किया जिसने उसे बनाया था। सब लोग शांत होकर सुनते रहे। मैंने कहा, बुजुर्गों की संपत्ति बच्चों का पुरस्कार नहीं है, वह बुजुर्ग के जीवन भर की मेहनत है। यदि बच्चे प्रेम से सेवा करें तो संपत्ति संबंध मजबूत कर सकती है, लेकिन यदि सेवा केवल विरासत की उम्मीद में हो तो संपत्ति रिश्तों का सौदा बना देती है। उस शाम घर लौटते समय मैंने फार्मेसी से दवाइयाँ खरीदी। मेरे हाथ में अपनी दवाई का पैकेट था, दूसरे हाथ में बाजार का छोटा थैला। सड़क के किनारे चाय वाला मुझे देख कर बोला, प्रोफेसर साहब, आज अकेले में मुस्कुराया। अकेला नहीं, स्वतंत्र। घर पहुंचता बालकनी में मिली बेटी थी। साइन उसे लेकर आया था। रिया ने रसोई में खिचड़ी रखी थी। मिली ने मुझे देखते ही कहा, दादू, आज हम सब साथ खाना खाएंगे। मैंने सायन की ओर देखा, उसने कुछ नहीं कहा। रिया भी चुप रही। पहले परिवार के साथ बैठना मेरे लिए कर्तव्य जैसा था। उस दिन वह चुनाव था। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन रोटी कोई नहीं किनेगा। कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर मिली हंस पड़ी। सायन की आंखें झुक गई। रिया ने धीमे स्वर में कहा, अब कभी नहीं। हम चारों मेज पर बैठे। सब कुछ पहले जैसा नहीं हुआ था, और शायद कभी नहीं होता, लेकिन इस बार मेरे सामने रखा भोजन किसी एहसान की तरह नहीं था। मेरी दवाई अलमारी में सुरक्षित थी, मेरा बैंक खाता मेरे नियंत्रण में था, मेरे घर का निर्णय मेरे हाथ में था, और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे सम्मान की कीमत अब किसी की बदलती हुई कृपा से तय नहीं होती थी। रिया को सबसे बड़ा सबक यह नहीं मिला कि घर बैंक के पास जा सकता है। उसे यह समझ आया कि किसी बुजुर्ग की मजबूरी को विरासत का रास्ता समझना रिश्ते को खत्म कर सकता है। सायन को यह समझ आया कि चुप्पी हमेशा शांति नहीं होती, कभी कभी चुप्पी अन्य की सहमति होती है। और मैंने सीखा कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल पैसे का प्रश्न नहीं है, ये उस अधिकार का नाम है जिसके कारण व्यक्ति अपनी दवाई खरीद सकता है, अपना भोजन सुन सकता है, और अपने ही घर में बिना अपराध बोध के सांस ले सकता है। मैंने जीवन भर विद्यार्थियों से कहा था, संपत्ति का मूल्य
बाजा तय करता है, लेकिन उसका उपयोग मालिक की प्राथमिकताएं तय करती है। मेरी प्राथमिकता अब बदल चुकी थी। पहले मैं घर को अपने बेटे की भविष्य की सुरक्षा मानता था, अब वो मेरी वर्तमान गरिमा का सहारा था। मेरी जीत यह नहीं थी कि मेरे बेटे और बहू को घर मुफ्त में नहीं मिला। मेरी जीत यह थी कि उन्होंने मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा करना बंद किया और मैं जीवित होने का अर्थ समझना शुरू किया। मैंने किसी को बर्बाद नहीं किया, मैंने केवल स्वयं को बचाया। और कभी कभी जीवन में सबसे न्यायपूर्ण बदला यही होता है। जिस व्यक्ति को दुनिया बोझ समझने लगे, वह किसी पर बोझ बने बिना जीना सीख ले। अगर आपको लगता है कि माता पिता को अपनी मेहनत की संपत्ति का उपयोग पहले अपने सुरक्षित और सम्मानजनक वृद्धावस्था के लिए करना चाहिए, तो अपनी राय जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यह कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख भेजें। और कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।